पढ़ने का रूटीन थोड़ा ठीक कर लेंगे अब, है ना, सिलेबस अब तेजी से भागेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अभी 4 दिन जीएस चलेगा और शुक्रवार और शनिवार को भी क्लास लूंगा मैं, ठीक है ना, साइंस का चलेगा उस दिन। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा तेजी से दौड़ेगा सिलेबस, ठीक है। फिजिक्स पढ़ेंगे उस दिन हम लोग, ठीक। छत्तीसगढ़ के इतिहास का अगर आप कनेक्शन देखें तो भारतीय इतिहास से ही कनेक्शन है, मैक्सिमम जो कनेक्शन है। और इतिहास को आप क्यों पढ़ते हैं भाई? अभी तो पढ़े हो ना, क्यों पढ़ते हो इतिहास को? देवेंद्र सर तो बताएं। ठीक है, इतिहास आपकी पहचान है, सिंपल सी बात क्या है, आपकी पहचान है, ठीक है। आपके रूट्स को दिखाती है कि आपका जड़ क्या है, ठीक है ना। आप छत्तीसगढ़ के हो, छत्तीसगढ़ के इतिहास आपको दिखाएगा कि आप पूर्व में क्या थे, ठीक है ना। आपके रूट्स कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिकल लेवल पे हो, चाहे जियोग्राफिकल लेवल पे हो, है ना। चाहे आप अलग अलग चीजों को देख सकते हो कि हमारे रूट्स कहाँ कहाँ पे थे, हमारी परिवार व्यवस्था कैसी थी, है ना। इवन आप परिवार पे देखो तो हमारे पूर्वज जानोगे आप, बोलते हैं ना इतिहास में कि हमारे बड़े बाबा ईसरीज भाई, सुनाते नहीं आपके घर वाले? फिर आप बोलोगे मत सुना यार, मेरे को बोल लग गया ऐसे करके, लेकिन कुछ दिन बाद आप भी सुनाते हो उस चीज को, क्योंकि इतिहास से आप पीछे नहीं जा सकते, है ना। इतिहास आपको सिखाता है कि जो पूर्व में जो हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं उससे क्या सीखने को मिलता है, और क्या उन्होंने गलती किया उससे उसको आप दोहराओ ना, है ना। बोलते हैं ना कि अशोक ने क्या अच्छा किया, अशोक ने क्या बुरा किया, उससे आप सीखते हो। गांधी जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, और भारतीयों ने क्या ऐसा गलती किया जिससे वो अंग्रेजों के गुलाम हो गए, है ना। ऐसा ही आप क्या करते हो, उनके व्यक्तित्व से सीखते हो, ठीक है। उन्होंने जो गलती किया उसको आप दोहराना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। ये सारे क्वालिटी आप जान गए कि क्या हुआ था इतिहास में, तो आपके अंदर एक ऐसा क्वालिटी आ जाएगा कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप जनजातियों के इतिहास को नहीं जानोगे तो आप एक अधिकारी के रूप में उसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है ना। जैसे कि आप देखो, 2 आदमी लोग को जब जाते हैं ऐसी गांव मिलने के लिए कहीं पे, और अगर अपना नाम बताते हैं, ये गांव का बताते हैं, अरे तो बड़े वल्द में जाना हो भाई, इसे की बोलते नहीं, तो बड़े वल्द में जाना था इसे की क्या, तो फिर आदमी कनेक्शन हो जाता है वहीं पे, अरे ऐसे करके पाँव छूना चालू कर देता है कि नहीं। फिर रात को बैठ के दारू भी पी देते हैं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, 2 कम्युनिकेशन जो गैप है वो क्या होता है, इतिहास से जुड़ने से क्या होता है, कम होता है। ऐसा अगर आप एक अधिकारी के रूप में करते हो तो आप लोगों से कनेक्ट हो पाओगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे। नहीं तो आप एक अधिकारी के रूप में अगर जाओगे सिर्फ, तो लोग आपकी बातों को नहीं मांगे, भगा ये ऐसे की देखे हो ना। अगर आप प्यार से काम करवाना चाहते हो तो आप उसके क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना जरूरी है। आप बड़े से बड़े काम करवा सकते हो अगर आप लोगों से कनेक्ट हो गए। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनके इतिहास को जानना पड़ेगा आपको। ये अधिकारी का एक गुण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास को आप अगर देखो, ठीक है, तो कोई भी इतिहास का जो उदय होता है, ठीक, इतिहास के उदय में सबसे जो भौगोलिक कारण जो होते हैं, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में, कि जो मानव सभ्यता का जो उदय हुआ है वो मुख्यतः नदी के किनारे हुआ है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नदी के किनारे हुआ, पहाड़ पढ़े होगे, पहाड़ों के आसपास होता है, ठीक है ना। नदी के किनारे मानव सभ्यता का उदय होने का कारण क्या रहा, वाटर, जल, जल ही तो जीवन है, ठीक है ना। जल से ही आप क्या कर सकते हो, खाना, अपना कृषि तो बाद में आया ना। जल के कटाव से पत्थर, नुकीले पत्थर बना, याद होगा, छोटे नुकीले पत्थर बना। हड्डियां जो है किसी को दफनाते हैं, कहीं नदी में बह गया तो हड्डी भी औजार के रूप में पहले आप पढ़े होगे, ठीक है ना। तो नदी का बहुत महत्व है मानव सभ्यता के उदय के लिए। आप इतिहास में पढ़ते हो सिंधु नदी, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? बहुत सारे नदी पढ़े होगे। तो ऐसा ही क्या है, छत्तीसगढ़ में भी क्या होगा, जो मानव सभ्यता का उदय आप देखने को मिलेगा वो नदी के किनारे ही मिलेगा। और वो नदी कौन सी है? महानदी। कौन सी नदी है? सबके सुने हो नहीं सुना? आप लोग सुने हो महानदी? नहीं सुने हो? सुने तो होगे महानदी, नहीं सुने हो क्या? बस वही है, नहीं सुने हो तो सुन लो, वही है महानदी, ठीक। तो महानदी का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। और महानदी के साथ साथ आप देखोगे कि उनकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, इन लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं तो इन लोग जानते हैं, ऐसा मत सोचना कि तुम लोग नहीं जानते हो, है ना, जान के भी इन लोग नहीं जानते हैं, ठीक। तो महानदी की जो सहायक नदी है वो शिवनाथ, सुन लो, शिवनाथ कहाँ पे है? कहाँ पे है शिवनाथ? पाना बरस, है ना। कभी कभी गढ़चिरौली बोल देते हैं,
ठीक है। अब बोल दिया कि पहले पानावरस से था, अब पीएससी बोलता है नहीं पानावरस नहीं है, गढ़चिरौली है भाई। तो ये भी ऐसा हो रहा है कि नदी चेंज हो जा रहा है पीएससी के आंसर में। पहले कहीं से और निकलता था, अब कहीं और से निकल रहा है। तो वो वही है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें हैं, है ना, वही चीजें होता रहता है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि जो शिवनाथ नदी है महानदी की सहायक नदी है, वैसे ही मानव सभ्यता का उदय आपको देखने मिलेगा बस्तर में। कौन सी नदी के तट पर? इंद्रावती नदी के तट पर। समझ आ गया ना। तो इतिहास का जो उदय हुआ है छत्तीसगढ़ में, आप देखोगे कि नदी के किनारे ही हुआ है भाई, चाहे वो महानदी हो, चाहे शिवनाथ हो, चाहे इधर आप नीचे इंद्रावती, मोस्टली यही आसपास है ना। हम पढ़ेंगे तो मानव सभ्यता का जितना भी साइट्स पढ़ेंगे आप, साइट्स में तो ये रायगढ़ जो एरिया है महानदी के तट पर रायगढ़ है, नीचे जाओगे तो बस्तर है, ठीक है। शिवनाथ के आसपास दुर्ग मिलेगा आपको, ठीक है ना। आसपास आपको थोड़ा बहुत बिलासपुर मिल जाएगा नवपाषाण काल में। तो यही जो नदी है क्या करता है, मानव सभ्यता के उदय को दिखाता है कि यहाँ पर ये चीजें मिली है, तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में मानव सभ्यता का उदय इसी नदी के तट पर हुआ है, ठीक है ना। तो इतना दिमाग में कम से कम रखना है पहले कि चलो एक आध साइट्स हमको याद नहीं रहा तो कम से कम तुक्का मारने तो रहे कि महानदी के आसपास होना चाहिए भाई। ऐसा तुक्का मत मार देना कि मार दिए कोरिया में। समझ में आ गया ना। तुक्का मारने का भी तरीका होता है कि समझ से तुक्का मारना, ठीक है। तो मानव सभ्यता के उदय में थोड़ा सा आप बना लेंगे, सिलेबस को थोड़ा सा लिख लेंगे इस पे। सिलेबस में पहला जो पॉइंट लिखेंगे आप ऐसा बना लेंगे पहले। कॉपी सुधार दिए क्या, वर्टिकल में आ गए? वर्टिकल कॉपी बनाने चालू कर दिए ना, पहले हॉरिजॉन्टल बना रहे थे क्या? ये तो बनाए हो क्या? तो अभी जो लिख रहे हो बोल रहा हूं, ठीक है वही है। तो पीएससी भी जानता रहता है कि कैसे कमा रहे हैं लोग, समझ आ गया ना। तो वो भी जान गया है, हम भी चेंज कर देते हैं भाई। तो आपको हल्के में नहीं लेना है पीएससी को, सब जान रहे हैं लोग, हर टेलीग्राम चैनल में है कौन क्या बात कर रहा है। समझ में आ गया ना। 1 2 4 में नंबर लाएंगे, दबा के ऐसा करके ले 4 नंबर, पेपर 4 बना के दिखाओ, पास होके दिखाओ, है ना। इस बात पे मैं चर्चा कर ही रहा था सर से कि देखना इस बार पेपर टफ आएगा भाई, बहुत चिल्ला रहे हैं 2 4 में नंबर खींचना है करके, ले ऐसा टफ बनाया है कि हाथी पैर कांपना चालू हो गया। पेपर 2 भी आसान नहीं था, ऐसे, है ना, ध्यान रखना। ऐसे जो है पिछले बार ऐसे जो है 3 अच्छे बन रहे थे, 1 अपने से बनाना था। इस बार 1 अपने से बन रहा था, 3 अपने से बनाना था। ऐसा हुआ इस बार पेपर में, तो उसके लिए तैयार रहना है थोड़ा सा। और अगर आप थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखते हो, प्रसंस्कृतिकरण हम लोग पढ़े थे, याद है, वही सांस्कृतिक प्रदूषण है अगर दिमाग लगाते तो वहां पे। लेकिन कई लोग क्या लिखे हैं पता है, संस्कृति से क्या प्रदूषण होता है उसको लिख दिए हैं। संस्कृति से क्या प्रदूषण होता है मतलब पर्यावरण प्रदूषण होता है, ऐसा वैसा लिख दिए हैं। तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई, सीधे जीरो। और पीएससी में बहुत सुधार हो रहा है इस बार, और मतलब बोल रहे हैं कि पेपर चेकिंग में और 20% सुधार होने वाला है। तो पिछले बार 700 का टप था, पता नहीं इस बार 500 ही मत हो जाए। मतलब टॉपर का नंबर, इतना क्या सुधार कर रहे हो भाई तुम लोग, है ना। सोच रहे हो ना, पिछले बार 1400 में 700 था हाईएस्ट, अब इस बार पता नहीं कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इस बार क्या सुधार किए हैं लोग। लेकिन इतना भी सुधार नहीं करना है कि लोग भाग जाए, आपको सूचना देना चाहिए। मैं वीडियो पे भी बोला था इस चीज को, है ना, यहाँ पे, कि पीएससी को सूचना देना चाहिए कि हम सुधार क्या करने वाले हैं। जैसे यूपीएससी में लिखा होता है कि क्या लिखा होता है कि समसामयिकी प्रश्न हम पूछने वाले हैं, उसमें लिखा होता है, हमारे में नहीं लिखा गया। और एक और बात बताया था मैं आपको कि पिछले बार मैं साइंस के लिए गया था, याद है, नेफ्रॉन बोल दिए थे तो मेरे डेफिनेशन पूछ दिए थे। उस बात के उस समय हल्के में लिया गया था, अब वही बात अभी आ गया वही बात कि तुम सिलेबस से बाहर फिर दिए। और इस बार अभी एक आदमी नहीं गया था, अभी इस बार 100 लोग गए हैं उस बात को लेकर, और बहुत लोग जा रहे हैं। आप टेलीग्राम में होगा देखोगे कि उसमें सब साइन करके ईमेल कर रहे हैं मैडम को, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं कि हमको बोनस दिया जाए, 4-5 प्रश्न जो आए हैं उसमें बोनस दिया जाए। वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, 12वीं का एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो उस समय हल्के में लिए थे मैडम, और इस बार थोड़ा सा और जाएगा। और वहां पे अगर 1000 आदमी खड़े हो गए जाके तो उनको देना पड़ेगा बोनस, क्योंकि साइंस में 66 नंबर लाना आसान नहीं है जनरल के लिए।
बहुत मुश्किल है 66 नंबर लाना साइंस में। उनको बोनस चाहिए भाई, नहीं मिलेगा तो फिर फेल हो जाएंगे उन लोग। उनका बाकी पेपर अच्छा गया है, काफी अच्छा पेपर गया है उन लोग का, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा मैडम को। ठीक है, तो ऐसा बना लिए। इधर लिखेंगे आप प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को आप 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, मेरे ख्याल से कुछ कुछ आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे, लेकिन नए लोग हैं तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं। फिर बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, लास्ट है ऐतिहासिक काल। इसको हटा देंगे, ई नहीं रहेगा, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होगा? जो हमारी सूचना का जो माध्यम था, क्या था? हमारे मुख्यतः पत्थर थे, औजार थे, पत्थरों से बनने वाले औजार थे। कुल पत्थरों में कुछ शैल चित्र थे। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि यहां पर लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। समझा रहे ना? जो भी हमको जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक काल के लिए, तो वहां पर किसी लिखित रूप में हमारे पास साक्ष्य नहीं है। जो भी साक्ष्य मिलते हैं हमको कहां से मिलते हैं? पत्थरों से बने हुए औजारों से हम लगाते हैं। अब वो साक्ष्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका अभी क्या नहीं है, जानकारी को नहीं है। जब इतिहास में पीएचडी कर लोगे तब निकाल पाओगे, कार्बन 14 निर्धारण से होता है वो। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इस समय जो है पत्थरों से क्या कहता है, औजारों से हमने क्या किया, जानकारी कलेक्ट किया हुआ है। नहीं जो लिखे हैं लोग लिख लेना, जो लोग नए हो ना, नहीं पता है वो लिख लेना कि प्रागैतिहासिक काल में, तुम लोग भी लिख लो, उतने भी नहीं जानते हो। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख युग या काल डिवाइड कर सकते हो उसको। पहला क्या आएगा भाई? पूरा पाषाण काल, सेम है इंडिया जैसा। फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर उत्तर पाषाण काल, छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाण काल पढ़ना है। उत्तर पाषाण काल 2 भाग में डिवाइड है। और लास्ट छत्तीसगढ़ में आता है नव पाषाण काल। इसको बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य को, है ना, और इसको बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। इसको पूर्व भी बोलते हैं कभी कभी, मध्य को उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, बस ये जान लो कि सिलेबस में आपको ये पढ़ना है। ठीक है ना, कि अब इसमें सिर्फ आप क्या पढ़ोगे भाई कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, ये तो आप जानते हैं इतिहास में, लेकिन उसको और डील कर लेंगे। पूरा पाषाण काल में पत्थरों से क्या किया, औजार बनाए मनुष्य ने। उसके बाद पता चला कि पत्थरों को घिसते घिसते पता चला कि इससे आग भी निकलता है, तो सिगरेट भी पी सकते हैं इससे। ठीक है ना, ऐसा नहीं उस समय नहीं बना था, है ना। तो आग जलाने चालू किए, आग जलाने चालू किए तो फिर क्या किया, पहले कच्चा मांस खाते थे, अब थोड़ा क्या करेंगे वो लोग, पका करके ओवन टाइप के, जैसे कि आप भूनते हो, तो उस समय आग में भून लेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि पत्थरों से पहिया भी बन सकता है। ठीक है ना, फिर पता चलेगा कि भाई नदी के किनारे जो है खेती भी होता है। तो इस प्रकार से मानव सभ्यता आगे चलती जाएगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है कि इसके प्रमुख साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले हैं, ध्यान रखना इस चीज को, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक प्रश्न जो है ये पाषाण काल से पूछेगा आपको, या फिर इससे संबंधित जो क्या है पुरातत्वविद हैं। इस बार कौन सा प्रश्न पूछा पुरातत्वविद में? अरुण शर्मा, अरुण शर्मा का पूछा इस बार। तो आप अगर पिछले साल का मेंस देखोगे और इस साल का मेंस देखोगे तो सेम आदमी बनाया पेपर को, है ना। तो हम लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वो सही जा रहा था। मतलब हम लोग विनोद सर को पहले रात को बताता था कि मैं 5 प्रश्न ये आएगा भाई, तो 3 फंस जाता था उसमें, है ना। इतिहास जैसे कि ऐसे में भी चल रहा था कि देखो एक प्रश्न आएगा, राजिम कुंभ बने तो बस्तर दशहरा आ गया। ऐसे हम लोग करते रहते थे कि आप बताओ, चलो 5 क्वेश्चन ऐसे करके। तो हम लोग ऐसा खेल रहे थे, ऐसे करोगे पढ़ने तो होगा नहीं उस समय, क्योंकि पेपर ही ऐसा आ रहा था, तो पढ़ने का मतलब तो था ही नहीं, है कि नहीं। तो यही सब कर रहे थे हम लोग। ठीक है, जैसे कि आप वो देखोगे, कल्चर देखोगे मान लो बात, तो
कल्चर में पिछले साल एक महिला पूछा था, माता राजमोहिनी देवी, इधर भक्ति माता को पूछ लिया, एक महिला पूछा ही, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारी चीज आप देखो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लिए। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको 4 आपको अलग अलग सेक्शन इसमें पढ़ने हैं। इसमें अलग अलग फिर लॉ के बारे में पढ़ोगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉ पाषाण काल भी पढ़ोगे, थोड़ा सा ताम्र पाषाण काल भी आप जो पढ़े हो ना वहां पे, ठीक है, वो सब पढ़ोगे। अब कायथा वायथा पढ़े होगे, ठीक है। तो ये प्रागैतिहासिक काल में। सेकंड आप इसमें आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, सीधे नीचे ही लिखते जाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब यह है कि यहां पर लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर लेखन शैली का विकास हो गया था। लेकिन लेखन शैली का विकास तो हुआ, लेकिन पढ़ने में हम सक्षम नहीं रहे। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, बस। तो यही आपको जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लिखेंगे इस पे, सिलेबस ही है ना पूरा, भी सिलेबस ही देख रहे हैं हम लोग। इस काल में लेखन शैली का विकास तो हुआ, लेखन शैली का विकास तो हुआ, परंतु इसे समझा नहीं जा सका। परंतु इसे समझा नहीं जा सका। हालांकि इस काल में जानकारी का प्रमुख स्रोत मिट्टी के बर्तन, धातुओं की प्रतिमाएं। आपने पढ़ा वो कांसे की नर्तकी मूर्ति कहां मिला था, ठीक है। क्या लिखे, मिट्टी के बर्तन और धातुओं से बनी मूर्तियां रही जानकारी का स्रोत, ठीक है। क्या लिखे, मिट्टी के बर्तन और धातुओं से बनी मूर्तियां, ठीक है। अब पहले आपने अगर पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास को, कुछ लोग तो कहते हैं कि इससे संबंधित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ नए इतिहासकार पैदा हो गए हैं। वो कहते हैं कि जो बस्तर में जो आपको मिलता है, कौन सा, टेराकोटा। टेराकोटा सुने हो क्या, मिट्टी के बर्तन मिले कुछ कुछ, अभी वर्तमान इतिहास में मिला है टेराकोटा। और आपने और सुना हो कोंडा गांव में क्या मिलता है, घड़वा आर्ट, सुने हो क्या, घड़वा आर्ट सुने हो आप लोग, सुने हो घड़वा आर्ट, अरे काला काला रहता है, देखियो ऐसा लपेट के बनाते हैं, बस्तर का शिल्प कला बोलते हैं। या फिर आप देखो कोई मंत्री संतरी आते हैं तो उनको देते हैं, देखियो नहीं, देखियो देख लेना जाके, ठीक है ना। तो वो क्या है, घड़वा आर्ट है। तो वैसे ही तो मूर्ति, कांसे की मूर्ति वहां मिला था। तो ये कहते हैं कि नहीं, बस्तर भी कहीं ना कहीं आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित रहा था। अब इसके साक्ष्य कहीं मिले नहीं हैं, लेकिन जानते हो छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले क्या करते हैं, बस बना रहे हैं इतिहास अभी कि हम कुछ अच्छा कर पाए ऐसा करके ना। तो ध्यान रखेंगे, यहां पे लिखेंगे। अब है इतिहास में तो लिख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इस काल से संबंधित प्रमुख साक्ष्य बस्तर के क्षेत्रों में प्राप्त टेराकोटा, मिट्टी के पक्के बर्तन को ही बोलते हैं टेराकोटा, है ना। टेराकोटा लिखने आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देख लो इधर, टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा एवं कोंडागांव के क्षेत्रों में प्राप्त या वर्तमान में प्रचलित घड़वा आर्ट को, घड़वा इधर लिख दे रहा हूं मैं, घड़वा कला, को माना जाता है। ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि वहां पर लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया से अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं वैसा ही साक्ष्य आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है आपका है ऐतिहासिक काल। जगह नहीं होगा तो कचरा मत कर देना वहीं पे ना, सेकंड पेज में लिख देना।
क्योंकि बाद में फिर और लिखना पड़ता है वहां पे। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आपको याद रखना है वैदिक काल। उसमें थोड़ा एक नोट कर लेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या होगा, लेखन कला का विकास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, लिखेंगे इस काल में जानकारी का प्रमुख स्रोत लेखन कलाओं से प्राप्त विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ काष्ठ पाषाण स्तंभ, ताम्र नहीं आएगा, नए लोग तो पूछ लेना, ठीक है ना, शर्माना नहीं है। ताम्र, बाजू वाले से देख लेना, हालांकि उन लोग भी गलत लिखते रहते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सतर्क रह के। ताम्रपत्र, भोजपत्र, कविताएं, वैदिक ग्रंथ, सिक्के, सिक्कों पर भी लिखा रहता है, सिक्कों पर लेखन। तो ये प्रमुख जानकारी के स्रोत किसको क्या हो जाएंगे, ऐतिहासिक काल में हो जाएंगे। कि अब हमको जानकारी जो है, या तो ताम्रपत्र में कुछ लिखा मिलेगा, या कहीं पाषाण पर कुछ लिखा मिलेगा, या फिर काष्ठ में भी कुछ लिखा मिलेगा। आप पढ़ेंगे आगे कि काष्ठ स्तंभ आपको छत्तीसगढ़ में मिला, किरारी का काष्ठ स्तंभ। एक तरिया में नहा रहा था कोई आदमी, तो पता चला कि ये क्या है करके, तो उसको ले जा रहा था घर में, चल भाई जलाऊंगा ऐसे करके, तो पता चला कि नहीं भाई, इसमें बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी के स्रोत क्या है, आपको ऐतिहासिक काल में देखने को मिलेगा, जो लेखन में है, जो लिखित रूप में है। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इस पूरे सोर्स आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जितनी चीज आप लिखे हो, तो जब आप किताब पढ़ो तो ये सबको ध्यान में रखना है कि इतिहास जब पढ़ो तो किसी भी काल को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसका स्रोत जानकारी कहाँ मिला है। जब भी आप अभी आंसर लिखोगे, किसी भी काल के बारे में आपसे पूछा जाए, चाहे आप इंडिया में गुप्त काल को पढ़ें, गुप्त काल पढ़े हो क्या? अभी पढ़ लियो, बिल्कुल सही। तो जब भी आपको पूछा जाए कि अभी पेपर प्रश्न आया था, समुद्रगुप्त के विजय अभियान के आधार पर उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इतिहास के हर प्रश्न के पहले आपको लिखना है कि ये जानकारी का स्रोत कहाँ पे है। तो आप पढ़ोगे हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में क्या किया गया, उसके विजयों का उल्लेख किया गया है। तो इतिहास के प्रश्न जब भी आप सॉल्व करो तो पहले आपको बताना है उसका सोर्स। समझा गया ना, कि ये सोर्स जानकारी कहाँ से मिला है, उसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप वो नहीं लिखो, समझ जाओ एक नंबर आपका कट गया वहीं पे। इवन प्री में भी आपसे मैक्सिमम जो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे कि अगर कुछ भी घटना हुआ है तो क्या होगा, इसका जानकारी कहाँ मिला है। ध्यान रखना इस चीज को कि प्री में कैसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक। तो इसको भी अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे वैदिक काल, सिलेबस में ये है वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल को आप इंडिया में डिवाइड किए होगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किए हो ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक। इसी के आगे जाएगा आपका रामायण काल, छत्तीसगढ़ में इसी का एक आ जाएगा आपका रामायण काल, ठीक। नंबर 3 रामायण काल के बाद आप देखो यहां पे मैप से अगर समझो आप, इधर मैं बना रहा हूं, आप भी बना लेना। थोड़ा सा गंदा बन गया है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं रहेगा। इधर आप लिखेंगे रामायण काल, फिर लिखेंगे महाभारत काल, महाभारत काल।
नंबर 4। साइड में बना लेना ना, जितना भी लिखने का है साइड में लिखते जाओ इधर पूरा, ठीक है। बाकी साइड में जगह रखना मैप के लिए, ठीक। अब देखना यहां पर मैंने अभी कहा था कि जो भी सभ्यता का उदय हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है। और कौन सी नदी? महानदी। ध्यान रखना इस चीज को, दिमाग में रखना है ना, कि क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ये आपका महानदी कहां पर? सिहावा, पढ़े हो ना? सिहावा से निकलेगा, कहां जाएगा? कांकेर, फिर ठीक, चलो हो गया, हो गया। तो ऐसे जो है महानदी जो है धमतरी, सुने हो बाकी लोग धमतरी जिला? नए लोग सुने हो नहीं? गए नहीं क्या घूमने गंगरेल डैम? नहीं गए हो? चल देना, ठीक है। तो ये जो है आपका जो महानदी है ये आपका कहाँ चले जाएगा? सीधे उड़ीसा में चले जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहते हुए। अब ध्यान देना, इस महानदी के तट पर एक महासमुंद है जिला, उस महासमुंद जिला में क्या है? सिरपुर। क्या नाम है? सिरपुर। सिरपुर, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि रामायण काल के दौरान एक कहानी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना, कि भारत के इतिहास में जो है एक वंश था जिसको बोलते हैं कौशल। कौन सा? कौशल, ठीक है ना। कौशल जो है 2 भागों में डिवाइड हुआ, है ना। जब किसके दौरान में? राम जी के जब पुत्र आए, कौन? लव और कुश। इस बार प्रश्न आया था, यही पेपर देखे क्या? जनश्रुति के अनुसार जो है तुरतुरिया का क्या महत्व है, आया था प्रश्न। उसने भी जनश्रुति लिखा, ऐसा नहीं लिखित रूप में है करके, उसको भी पता है कि गांव वाले बताए ऐसा, तो वो भी सतर्क रहा कि कल के डेट में लोग हाई कोर्ट मत चल दे, चलो बताओ कहाँ है, चलो ऐसे करके, कहाँ पे लव कुश जन्म हुआ था, चलो बताओ ऐसे करके। तो बनाने वाला बड़ा सजग था, उसने भी सामने डाल दिया कि जनश्रुति के अनुसार, है ना। तो पेपर लगता आसान है लेकिन बहुत टेक्निकल चीजें होती है वहां पे, है ना, बाकी लोग को समझ में नहीं आता है ना। तो हम लोग भी लिखेंगे जनश्रुति के अनुसार वहां पे लव कुश का जन्म हुआ था, वाल्मीकि आश्रम था, ऐसा करके, और कुछ कुछ डाल देंगे जो सुने गांव वाले, है ना, क्रिकेट विकेट खेलते थे वहां पे ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, नहीं खेलते थे उस समय, लेकिन ध्यान देंगे कि सिरपुर जो है यहाँ पर महासमुंद का जो सिरपुर जो है, उस समय क्या हुआ कि उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में डिवाइड हो गया। कौन सा? कौशल। जो कौशल डायनेस्टी था वो उत्तर कौशल और दक्षिण में डिवाइड, उत्तर मतलब यूपी साइड और दक्षिण में हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया। तो दक्षिण कौशल का जो भाग मिला वो किसको मिला? कुश को मिला। लव और कुश क्या जानते हो? सबके सब नहीं जानते क्या? लव कुश जानते हो ना, जानना जरूरी भाई, नहीं जानोगे तो फिर सोच लो, ठीक। अब जो कुश को मिला कौन सा? दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल में एक जगह को उसने क्या बनाया? अपना राजधानी बनाया, उसको उसने कहा कुश स्थली। कुश स्थली का मतलब सिरपुर। अब उसको क्या बोलते हो? सिरपुर बोलते हो। बात समझ आ गया? अब सिरपुर को राजधानी बनाने का कारण ये रहा कि ये कहीं ना कहीं आप अगर अभी वर्तमान में देखोगे नदी के तट पर था, उपजाऊ भूमि था, यहां पर पहले बंदरगाह भी थे। अभी आप साक्ष्य अगर देखोगे ना, डॉक यार्ड यहां पे भी मिले हैं, अभी पढ़ोगे, सिरकट्टी आश्रम पढ़ा था, याद है, गरियाबंद के आसपास। हाँ, तो यहां पर बंदरगाह भी था जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। अभी नहीं होता था लेकिन बाद में हुआ है। मतलब आप देखो कि सुरक्षा के माध्यम से यहाँ पे नदी था, इधर पहाड़ थे, इसलिए क्या किया? कुश ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया। जैसे आप पाटलिपुत्र पढ़े होगे, जैसे आप राजगृह पढ़े होगे कि पाटलिपुत्र नदियों के किनारे में नहीं था, टापू में था, है ना, 3 नदियों के संगम पे था, क्योंकि राजा डिसाइड करते थे कि सुरक्षा मिलेगा इससे, या फिर उपजाऊ भूमि, या फिर कहीं पहाड़ मिलेगा। तो इसलिए जो है सिरपुर का बहुत महत्व उस समय हो गया था, इसलिए उसको राजधानी बनाया किसने? कुश ने। उसने क्या कहा? कुश स्थली कहा। बात समझ में आ गया? तो ये रामायण काल यहाँ पे चलेगा। इसके बाद आ गया आपका महाभारत काल। महाभारत काल में आप पढ़ोगे 5 पांडव, सुनो नहीं सुनो? 5 पांडव, ठीक है। तो 5 पांडव में फिर से एक जनश्रुति आता है कि भाई यहाँ पर जो है अर्जुन जो है, अर्जुन जानते हो नहीं? हाँ, पार्थ जिसको बोलते हो, गांडीवधारी बोलते हो, और क्या क्या बोलते हो, पर्यायवाची में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? चित्रांगदा, ठीक है। नहीं, द्रौपदी भी है, ठीक है, उस समय चलता था, अभी नहीं चल सकता, दो भाई आप नहीं रख सकते हो, उस समय चलता था, सुविधा था उस समय, ठीक है ना। अभी तो एक भाई संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, है ना, एक ही महीना मर्डर हो जा रहा है,
तो कैसे करोगे आप? थोड़ा समझ जाना भाई लड़के लोग, ठीक है? शादी से पहले पूछ लेना, है नहीं, कि कहीं आऊ है का तो रेसिपी के बता दे भाई, है नहीं? मैं मना कर दूं पहली ले, बाद में ऐसे मत हो कि मुहिल मार दे इससे, ठीक? तो ऐसा, तो यह क्या होगा, महाभारत कहलाएगा और अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा के नाम पर एक राजधानी बनेगा जिसको बोलोगे चित्रांगदापुर। और चित्रांगदापुर क्या है? वही फिर से सिरपुर है। इसका मतलब पूरा जो आप खेल देख रहे हो कहां चल रहा है? पूरा सिरपुर में ही चल रहा है। पूरा एक्टिविटी कहां चल रहा है? सिरपुर में चल रहा है, बस नाम चेंज हो रहा है, उसका नाम चेंज हो रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना पढ़ने से पहले कि ओवरऑल क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, ठीक? उस समय अलग अलग नाम आप सुनोगे कि छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल बोलेंगे किसमें? रामायण में। फिर महाभारत बोलेंगे प्राग कौशल बोलेंगे। बस्तर को कुछ और बोलेंगे, दंडकारण्य बोलेंगे कि हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो दंडकारण्य का उल्लेख है, और वो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ है। ऐसे बहुत सारा साक्ष्य आप पढ़ोगे आगे, ठीक है ना? तो पहला हो गया रामायण, दूसरा हो गया महाभारत। तो ऐसा मैप बनाते जाओ आप, ठीक है ना, कि पहले क्या हो रहा था। यहां पर आप लिख लेना कि रामायण काल, यहां पे रामायण काल। पहले आप सिलेबस समझ जाओ भाई, सिलेबस में हो क्या रहा है, ठीक है ना? फिर इससे क्या हो जाएगा, इस समझ से आप एग्जाम में आप तुक्का भी मार सकते हो क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है ना? रामायण काल। दूसरा यहां पे क्या आपका महाभारत, ठीक है? महाभारत रामायण काल में यहां पे लिख लेंगे आप क्या चीज? सिरपुर का नाम कुशस्थली, वो स्टोरी आप बाद में लिखेंगे हम लोग, बस समझ जाओ यहां पर, ठीक है? कुशस्थली आगे जाकर क्या बन गया? चित्रांगदापुर। चित्रांगदापुर। फिर आप पढ़ोगे कि उसका एक पुत्र था बब्रू वाहन, वो आप यहां पे शासन करने लगेगा, ठीक है? तो बस ये सुन लो अभी कि इतिहास में चल के आ रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। सिलेबस में ढंग का लिखा नहीं है ना? 2-4 लाइन लिख दिया है। आगे क्या है इसमें? ये लिख लिए, ठीक है? महाभारत काल, ठीक। आप देखो यहां पे सेकंड आपको लिखना है महाजनपद काल। महाजनपद काल, नेक्स्ट लाइन महाजनपद काल। मैप पूरा प्रॉपर बनाते जाएंगे ना, इससे आपको एक समझ विकसित हो जाएगा क्या हो रहा है, ठीक? महाजनपद काल इतिहास में पढ़ लिए होगे अभी मेरे ख्याल से, ठीक है ना? कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है? 16 महाजनपद में आप एक पढ़े होगे, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, गुलाम वंश अभी अच्छा सॉरी गुलाम वंश बोल रहा हूँ मैं। बिंबिसार के बारे में जाने हो क्या? बिंबिसार पढ़े हो ना? नहीं पढ़े होगे नए लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बिंबिसार के समकालीन बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं एक विशेष आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और सुनोगे गौतम बुद्ध, सुने हो क्या गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म वाले, ठीक है ना? तो महाजनपद काल के दौरान गौतम बुद्ध का कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आगमन होगा, ठीक है ना? अब हुआ कि नहीं वो हम नहीं जानते, ऐसा जनश्रुति है। और ह्वेनसांग भी ऐसा कहते हैं जो चीनी यात्री हैं, ठीक है ना? इसका मतलब वो ये होगा कि महाजनपद काल के दौरान यहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो नेक्स्ट मैप फिर से बनाओगे, मैं इसी में बना रहा हूं, आप भी इसी में मत बनाना, ठीक है ना? कि सर बना रहे तो हम भी कैसे बनाएंगे, फिर एक नया मैप बनाओगे आप, और इसको पूरा हटा रहा हूं मैं, यहां पर फिर से बनाएंगे आप महाजनपद काल यहां पर, और लिखेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है? अब फिर से देखो गौतम बुद्ध कहां पे आए उस दौरान में? सिरपुर में आए, अभी भी सिरपुर ही चल रहा है। ह्वेनसांग कहते हैं कि उस दौरान में गौतम बुद्ध कहां पे आए थे? सिरपुर में आए थे। समझ में आ गया ना? कहां पे आए? सिरपुर में ही आए थे वो। इसके साक्ष्य हमको अलग अलग स्रोत से मिलते हैं, ऐसा उनका कहना है। और इस दौरान
जब गौतम बुद्ध जब आए तो उनके कुछ शिष्य भी आए यहाँ पर। उनके शिष्यों ने यहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। बौद्ध विहार क्या होता है भाई, बताओ? पता है कि बस ऐसी बड़बड़ा रहे हो? पता है ना? हाँ ठीक है। एक होता है चैत्य और एक होता है विहार, ठीक है ना? विहार मतलब क्या होता है? जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, निवास करते हैं, है ना? चैत्य में क्या होता है? पूजा स्थल होता है, जहां पे माना जाता है कि गौतम बुद्ध के अवशेषों को वहां पे रखा गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आपको कुछ विहार भी देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे हम लोग। आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, है ना? बहुत सारे विहार आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, महाजनपद काल में फिर एक प्रभाव देखने को मिलेगा, किसका? बौद्ध धर्म का। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बस ये जान लो कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध आए थे। कहाँ आए थे? सिरपुर में आए थे। मैप बना लेंगे वैसा, ठीक? साथ ही साथ आपको जैन भी मिलेगा, जैन धर्म का प्रभाव भी मिलेगा यहां पर। ठीक है ना? क्योंकि दोनों ही थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कोसल के अधीन चल रहे थे। कोसल पढ़े हो क्या? कोसल अभी अभी तो बताया कोसल। तो कोसल में जैन धर्म का भी विकास हुआ और बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उसके नीचे जो आए वो लोग किसको मानते? उदयन जो है जैन धर्म को मानते। सॉरी जैन जो है ना, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे कि वो जो काल रहा वो दोनों का रहा, बौद्ध धर्म का रहा भी और जैन धर्म का भी रहा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे जो बौद्ध धर्म से संबंधित है छत्तीसगढ़ में, और बहुत सारे और साक्ष्य हैं जो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। आप देखो यहाँ पर जैन धर्म का प्रभाव सिरपुर में भी रहेगा, महानदी के तट पर मल्हार में भी रहेगा, और इधर थोड़ा सा चले जाएगा, जो सहायक नदी है किसकी? महानदी की। कौन है? शिवनाथ। शिवनाथ नदी के तट पर मिलेगा दुर्ग नगपुरा क्षेत्र। यहां पर जैन धर्म संबंधी साक्ष्य आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे। तो जैन धर्म भी बना लेंगे आप, सिरपुर भी बना लेंगे, मल्हार भी बना लेंगे, और एक आप बना लेंगे क्या चीज? यहाँ पे दुर्ग। ये तीन आपको क्षेत्र मिलेंगे जहां पर जैन धर्म का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप देखो कि क्षेत्र कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। हो गया? ठीक। अब नेक्स्ट देखना यहां पे महाजनपद काल के बाद आप लिखेंगे यहां पे मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल। मौर्य काल फिर से यहां मैप चेंज कर रहा हूं मैं। मौर्य काल, ठीक है? मौर्य काल में आप पढ़े होगे अशोक के बारे में। नहीं पढ़े होगे लोग, मूवी तो देखे होगे, अशोका मूवी। देखे हो क्या मूवी आप लोग? शाहरुख खान को जानते हो? उसी का मूवी है अशोका, ठीक है ना? उसमें आप देखोगे कि किस प्रकार से मौर्य काल में अपने साम्राज्य विस्तार किया, है ना? कौन सी पॉलिसी लेकर आए, धार्मिक क्या पॉलिसी रहे, युद्ध की क्या नीति रहे, और उसने क्या किया? एक युद्ध लड़, जिसको बोलते हैं कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। नहीं तो 10वीं 12वीं में पढ़े होगे ना कलिंग युद्ध। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग? नए लोग पढ़े हो ना कलिंग युद्ध? बस वही जानना है। तो मौर्य काल में आपको देखने को मिलेगा कलिंग का युद्ध। कलिंग मतलब उड़ीसा का क्षेत्र, इतना जान लो। कौन सा क्षेत्र? उड़ीसा का क्षेत्र। और उड़ीसा में पहले कौन शामिल था? हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था। छत्तीसगढ़ तो अभी बना है 2000 में, ठीक है? तो कलिंग के कुछ भाग के रूप में आपको छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब मौर्य काल का प्रभाव कहां पे मिलेगा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो इसे संबंधित साक्ष्य, मौर्य काल संबंधित साक्ष्य फिर आपको मिलेगा यहीं पे महानदी के आसपास। इस बार आया था ये कि मौर्यकालीन जो सिक्के मिले हैं उसके क्षेत्रों के संबंध में चर्चा करिए, इस बार मेंस में आया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना? तो उसमें पूरा बताना था कि यही रायपुर जो क्षेत्र है महानदी के तट पर, रायपुर हो गया, अकलतरा हो गया, ये पूरे तट पर यहीं आसपास मिलेंगे आपको, ठीक है? जहां पे मौर्य काल का आपको लेख मिलेगा, ठीक? तो मौर्य काल। नेक्स्ट आप लिखेंगे मौर्यों को किसने हराया भाई? बाद में लास्ट में सुंग। बृहदत्त सुने हो क्या? ठीक है, नहीं सुने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस लिख लेंगे सुंग। सुंग काल, ठीक है? सुंग काल का साक्ष्य नहीं मिला है, बस जनश्रुति ऐसा बोलते हैं कि सुंग काल का जो है थोड़ा बहुत इंपैक्ट था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है।
शुंग काल छोड़ देना। ठीक, शुंग के बाद याद रखना है सातवाहन। कौन? सातवाहन। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में साक्ष्य वेनसांग भी देगा, नागार्जुन भी देंगे, जो बौद्ध धर्म वाले हैं। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इनका प्रभाव था। ठीक है, ध्यान रखेंगे सातवाहन वंश, बस नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट इधर नोट करेंगे, सातवाहन के बाद लिखेंगे वाकाटक, वाकाटक वंश। सातवाहन के बाद लिखेंगे वाकाटक वंश। वाकाटक मतलब वकाट एक क्षेत्र था, वकाट महाराष्ट्र में एक क्षेत्र था, वकाट। महाराष्ट्र लगा है हम छत्तीसगढ़ से हमारा, तो कुछ भाग हमारा क्या था, महाराष्ट्र में ही था कुछ चीजें, तो उसका एक प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ में दिख लेगा, जिसको बोलते हैं वाकाटक वंश मिलेगा आपको। ठीक है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में। वाकाटक वंश ये स्थानीय राजवंश नहीं है ना, बाहरी लोग हैं जो हमारे पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ठीक है, वाकाटक के बाद याद रखेंगे गुप्त, गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, आपने सुना होगा समुद्रगुप्त का विजय अभियान। विजय अभियान मतलब पूरे भारत में विजय अभियान चलाएगा अलग अलग पॉलिसी को लेकर, और उस विजय अभियान में ये छत्तीसगढ़ में भी आते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं। और इस क्षेत्रों में आते हैं भाई महासमुंद क्षेत्रों में, कुछ रायपुर के क्षेत्रों में क्या मिलेगा, इनका उल्लेख मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो महासमुंद है वो समुद्रगुप्त के नाम पर है, बहुत बड़ी सेना को लेकर आए थे, इसलिए महा और समुद्र कहते हैं। इनकी पत्नी का भी एक उल्लेख मिलेगा एक कोपरा नामक क्षेत्र से। ठीक है ना, तो ऐसे रायपुर कहां पे, फिर वही महानदी के तट पर ही रायपुर। ठीक है ना, और महासमुंद जो अभी कहां है, सिरपुर। तो सिरपुर अभी कहीं नहीं जा रहा है, प्राचीन इतिहास में पूरा सिरपुर में ही चल रहा है एक्टिविटी, पूरा एक्टिविटी कहां चल रहा है, सिरपुर में ही चल रहा है। अभी राजधानी आपको यहीं मिलेगा, मध्यकाल में जाओगे तो आप सिरपुर थोड़ा सा शिफ्ट होगा आगे की ओर। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे गुप्त वंश में सिरपुर और रायपुर जो है मेन एक्टिविटी का सेंटर रहेगा आपका, यहां पर सिरपुर और रायपुर। उस समय नाम नहीं था ना ये चीज, ध्यान रखेंगे, सिरपुर और रायपुर। ठीक है, अब गुप्त डायनेस्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। और गुप्त डायनेस्टी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ डायनेस्टी चलती रहती हैं नीचे बस्तर की ओर, उसको ध्यान में बाद में देंगे। गुप्त वंश के बाद ध्यान रखेंगे इसमें आप कुषाण वंश। नेक्स्ट क्या आएगा छत्तीसगढ़ में, कुषाण वंश। कनिष्क के बारे में आप इंडिया में पढ़ोगे, कुषाण वंश के कुछ साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पर। और कुछ साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, फिर वही महानदी के तट पर ही मिलेंगे, कहीं आगे नहीं जाएगा, रायगढ़ में मिलेंगे। कहाँ पर, रायगढ़ में मिलेंगे। तो मैप बना लेंगे कि रायगढ़ के आसपास यहाँ पर रायगढ़ में मैप बनाएंगे और रायगढ़ में बताएंगे कुषाण वंश। ऐसा एक्टिविटी चल कर आ रहा है, इसको देखना है आपको, कुषाण वंश। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, जितने भी विदेशी शासक थे यहां पर हो जाएंगे समाप्त। ठीक है ना, अब जो है जैसे ही गुप्त एक बड़ा साम्राज्य खत्म होता है, मौर्य एक बड़ा साम्राज्य खत्म होता है, कुषाण जैसा बड़ा बड़ा जो वंश है वो समाप्त हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, छोटे छोटे राजा जो है छत्तीसगढ़ के, उनका उदय होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो हट जाएंगे धीरे धीरे। तो स्थानीय राजवंश की स्थापना आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा उस समय। ठीक है, तो एक नया फिर से एक पैरा पेज में लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। अभी ये पूरा सिलेबस ही चल रहा है ना, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। नंबर 1 लिखेंगे, राजर्षि तुल्य कुलवंश। राजर्षि तुल्य कुलवंश पहला आपको मिलेगा, स्थानीय राजवंश।
समझ में आ गया ना? मतलब छोटे छोटे जमींदार होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, जो जागीरदार होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, पनपना चालू हो जाएंगे और अपना एक साम्राज्य बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं स्थानीय राजवंश, लोकल लोग यहाँ पे शासन करना स्टार्ट करेंगे जब विदेशियों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में समाप्त होने लगेगा। समझ में आ गया ना? इसी को बोलते हैं स्थानीय राजवंश। तो सबसे पहला आपको मिलेगा राजश्री तुल्य कुलवंश सुनने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? यहीं पे मिलेगा। कहां पर? रायपुर के आरंग में। कहां पे? आरंग में। तो याद रखेंगे आरंग में। अभी ईयर वियर अभी मैं नहीं बता रहा हूं ना, अभी जब पढ़ाएंगे तो हम लोग बताएंगे, बस आप सुन लो स्टोरी क्या चल रहा है। आरंग में, इसी में समकालीन है, तीनों समकालीन है, ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, समकालीन। इसी में आपको मिलेगा यहां पर पर्वत द्वारक वंश। कौन सा वंश? पर्वत द्वारक वंश। पहला था राजश्री तुल्य कुल वंश, सेकंड क्या है? पर्वत द्वारक वंश। नाम से ही पर्वत द्वारक है तो यहां पर एक पर्वत है, ठीक है। गरियाबंद, यहां पर लिखेंगे देवभोग क्षेत्र। सुने हो क्या देवभोग? देवभोग सुने हो ना? हाँ, गरियाबंद क्षेत्र में देवभोग। तो एक आपको समकालीन वंश और मिल जाएगा। कहां पे? देवभोग गरियाबंद में। कौन सा वंश? पर्वत द्वारक वंश। इसी के समकालीन फिर मिलेगा आपको समकालीन। अब यहां पर मेन जो सिरपुर क्षेत्र था, जो मेन सिरपुर क्षेत्र था, उसमें सबसे बड़ा डायनेस्टी आपको मिलेगा। जब विदेशी हट जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको सरबपुरी वंश। कौन सा वंश? सरबपुरी वंश। और ये वंश पूरा यहां उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का संबलपुर, सारंगगढ़, ये पूरा इलाके में आपको मिलेगा। कौन सा क्षेत्र? सरबपुर। ये पूरा इलाका है ऊपर के, बिलासपुर, रायगढ़, संबलपुर, सारंगगढ़, ये पूरे इलाके आपको किसके मिलेंगे? सरबपुरी वंश के मिलेंगे। मतलब इन तीनों में अगर देखो सबसे बड़ा डायनेस्टी किसका है? सरबपुरी का है, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। आप बिलासपुर में सुने हो क्या ताला गांव? गए हो क्या? ताला गांव सुने हो तो हो गया यार। ताला गांव में रुद्र सिंह की प्रतिमा है करके सुने होगे। देवरानी जेठानी मंदिर सुने होगे। वो सरबपुर डायनेस्टी का है। किसका है? सरबपुर डायनेस्टी का है, वो उसी दौरान का है। तो आप बाद में पढ़ेंगे, बस सुन लो कि किसका प्रभाव कहां पे था। यहां पे आरंग में कौन आ गए? राजश्री तुल्य वंश वाले आ गए। देवभोग में कौन आ गए? पर्वत द्वारक वंश आ गए। और यहां पे संबलपुर, जो सारंगगढ़ इलाके जितने भी दिख रहे हैं, यहां पर कौन सा वंश? सरबपुरी वंश मिलेगा। सुना गया ना? और उसकी राजधानी भी वही है आसपास। सारंगगढ़ कभी बोलते हैं, कभी संबलपुर देते हैं। उन लोग लिखते हैं 3-4, उनको भी पता नहीं क्या था, है ना? तो कभी संबलपुर बोलते हैं, कहीं बोलते हैं सारंगगढ़ रहा होगा, कहीं बोलते नहीं सरबपुर ही था। तो उन लोग भी क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए पीएससी भी क्या बोल देता है? सरबपुर बोलता है। आंसर में क्या लेता है? सरबपुर राजधानी था। अब वो सरबपुर सारंगगढ़ था कि संबलपुर, मैं नहीं जानता भाई। छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं सारंगगढ़ है और उधर वाले बोल रहे हैं नहीं संबलपुर था। तो लड़ते रहो, ठीक है ना? तो ऐसे चलते रहता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो पहला राजश्री तुल्य कुल वंश, पहले तो बोलना सीख जाओ। फिर नेक्स्ट पर्वत द्वारक, और उसके बाद है आपका सरबपुरी वंश, ठीक है? सिलेबस में बहुत सारा चीज लिखा नहीं है, देखेंगे, इसलिए मैं उसको लिखवा दे रहा हूं, ठीक? अब ध्यान देंगे यहां पर। इसी के साथ अभी भी समकालीन ही है, समकालीन, ये भी समकालीन ही है। एक साथ बनाएंगे इसलिए चारों को। मैप बनाएंगे छत्तीसगढ़ का और लिखेंगे नीचे बस्तर में। अभी तक दिख रहा है नीचे में था को कोई नहीं था। यहां पे आरंग, देवभोग, सरबपुर भी ऊपर ही चल रहा था। बस्तर में इस समय एक डायनेस्टी आपको देखने को मिली जिसका नाम है नल वंश। कौन सा वंश? नल वंश। नल वंश। और इसी के समकालीन था वाकाटक। देखोगे तो पीछे आप पढ़े ना वाकाटक, तो वाकाटक और नल वंश समकालीन चल रहे थे। इनका झगड़ा देखने को आपको मिलेगा आगे, ठीक है? तो क्या लिखोगे नीचे फिर समकालीन करके? नल वंश। बस्तर क्षेत्र में कौन चल रहा था उस समय? नल वंश का शासन चल रहा था, ठीक है? तो ये चार आपको ध्यान रखने हैं। हो गया? इधर लिख लेना। चौथा पॉइंट क्या है? नल वंश। इसको मैं हटा रहा हूं अब। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, एक आपको लिखना है शैल वंश, और उसके बाद लिखना है 6 नंबर पांडु वंश, सोमवंश,
स्टार्टिंग में सोम वंश था, छत्तीसगढ़ में आके पांडु वंश हो गया। अब देखना यहाँ पे, अभी लास्ट हम पढ़े क्या, सरबपुरी वंश पढ़े ना, सरबपुरी वंश पढ़े अभी। सरबपुरी का प्रभाव कहां पे था, यहां पे था, सिरपुर एरिया में था, यहां पे ऐसा पूरा। तो इस क्षेत्र को कुछ लोग बोलते हैं कि ये सरबपुरी का मेन केंद्र था, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जो मैकल, कहां पे, मध्य प्रदेश क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो है एक डायनेस्टी का उदय होगा जिसको बोलोगे सोमवंश। कौन सा वंश, सोमवंश, ठीक है ना। तो सोमवंश वाले क्या करेंगे, आक्रमण किस पे करेंगे, सरबपुरी पे करेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप देखोगे आगे कि आक्रमण कुछ नहीं किया था भाई, धोखा दिया था, ठीक है ना। आक्रमण में हार गया था, उसका एक सामंत आप पढ़ोगे, सामंत इंद्रबल पढ़ोगे आगे, नहीं सुने हो कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक सामंत था इंद्रबल, क्योंकि उसके पिताजी हार गए थे युद्ध में सरबपुरियों से। तो अब जो है जीत तो मैं पाऊंगा नहीं, तो एक काम करता हूं, चुगली उगली करूंगा मैं, अब इन लोग को निपटाऊंगा मैं। तो इंद्रबल क्या करेगा, सरबपुरी वंश के अंतिम शासक की क्या करेगा, हत्या करके अपना एक नया डायनेस्टी स्टार्ट कर देगा, जिसको बोलोगे आप छत्तीसगढ़ में पांडु वंश। मध्य प्रदेश में वो सोमवंश था, लेकिन यहां पर क्या चलेगा, वो पांडु वंश चलेगा। तो ध्यान रखेंगे, सिरपुर, फिर से वही, क्या नाम, सिरपुर, यहां पर क्या मिलेगा आपको, पांडु वंश मिलेगा। कौन सा वंश मिलेगा, पांडु वंश मिलेगा। तो सिरपुर अभी भी नहीं हटा है, अभी भी राजधानी क्या है, सिरपुर ही है। पांडु वंश का राजधानी सिरपुर है। बहुत सारे साक्ष्य आपको यहां पे मिलेंगे, पांडु वंश में बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे आपको। ताम्रपत्र मिलेगा, ठीक है, साक्ष्य में ताम्रपत्र मिलेगा, यहीं आसपास कुछ स्रोत मिलेंगे आपको, राजिम के पास मिलेंगे। पढ़ोगे अभी टूरिज्म में, टूरिज्म पढ़े ना अभी तो आप लोग, एक पढ़े हो गंधेश्वर महादेव मंदिर, पढ़े होगे ना, महासेगुप्त बालार्जुन, ये इसी समय के हैं, सुने कि नहीं सुने हो। एक और मंदिर पढ़े होगे, लक्ष्मण मंदिर, कहां पे है, सिरपुर में है, रानी वासटा, है ना। तो ये सब क्या है, पांडु वंश वाले, है ना। कि गंधेश्वर महादेव मंदिर की उनको शौक था शिवलिंग इकट्ठा करने का, से आप लोग को शौक रहता है ना, कुछ कुछ शौक रहेगा इकट्ठा कर लेता हूं, तो उनको भी शौक था भाई शिवलिंग इकट्ठा करने का। तो फिर वही है कि उनको बोला गया कि भाई जो भी शिवलिंग से स्मेल आता है, गंध आता है, उसको तुम मंदिर बना लो। तो स्मेल आता है, गंध आता है, तो गंधेश्वर बोल दिए, ऐसे नामकरण होता है फटाफट, ठीक है। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर बोल दिए, गंध आ रहा है तो गंधेश्वर, बस खत्म, ठीक है। तो ऐसा जो है आपको मिलेगा, आपको पांडु वंश, ठीक है, पांडु वंश, ठीक है, लिख लिए। मैप नहीं बना रहे हो क्या, इतना छोटा भी नहीं बनाना है, थोड़ा ठीक ठाक बनाओ, समझ में आएगा ना बाद में। नहीं तो आप देखे होगे कि अभी कल्चर जब बनाया होगा तो बाद में समझ में आया होगा कि जगह और बनाना था भाई, ऐसे करके जगह छोड़ देना था करके, है ना। इसलिए बोलता हूं कि मैं छोड़ दिया करो जगह, अभी और समय आएगा कि आपको लगेगा कि इसमें और चिपकाना पड़ेगा भाई, ऐसे करके, ठीक है। तो एकदम थोड़ा सा स्पेस छोड़ा करो, क्या करोगे बचा के पैसा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, शैल वंश, पांडु वंश, बाण वंश। कौन सा वंश, बाण वंश, ठीक है। अब देखो यहां पर सिरपुर में इसने, पांडु ने किसको हटाया, सरबपुरियों को हटाया यहां पे, ठीक है ना। लेकिन ऊपर में एक क्षेत्र था कोरबा, कोरबा क्षेत्र, इस क्षेत्र से इसको हटाया किसने, बाण वंशियों ने। क्या नाम, बाण वंश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, बाण वंश, कोरबा क्षेत्र लिखेंगे आप, कोरबा, कोरबा क्षेत्र में कौन, बाण वंश आ जाएंगे। पढ़ेंगे आपको, विक्रमादित्य एक व्यक्ति थे, वो विक्रमादित्य नहीं है भाई, जो आप कहां पढ़े हो, गुप्त वंश में पढ़े हो ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको आप बोलते हो, ठीक है। फिर लिखेंगे आप कलचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट, कलचुरी, कलचुरी वंश। कौन सा वंश, कलचुरी वंश। नए लोग ध्यान रखेंगे, मात्रा मिस्टेक नहीं करेंगे। कलचुरी वंश, कभी कभी पूरा ल लिख देते हैं, कभी आधा ल लिखते हैं। अब वो किताब वाले ही समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखना है उसको भी, ठीक है। और इस बार पीएससी में मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है पीएससी में भी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिए थे उन लोग, इंग्लिश में सही लिखा था, हिंदी में गलत हुआ था, तो उसको गलत ही लिख दिए कई लोग। कलचुरी वंश, आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पे कलचुरी के पहले यहां पे थे बाण वंश, और यहां पर अभी भी चल रहे हैं सरबपुरी वंश।
है ना। इन दोनों को कौन हरा देगा, कौन, कलचुरी वाले हटा रहा है, दोनों कौन हटा देगा यहां से, कलचुरी वाले हटा देंगे। तो ध्यान रखेंगे कलचुरी जो है बाणवंशियों को पराजित करेगा। एक व्यक्ति पढ़ोगे आप, शंकरगण मुग्धतुंग, शंकरगण मुग्धतुंग। और ये कलचुरी कहां से आएंगे, त्रिपुरी से आएंगे, त्रिपुरी, ये कहां पे है, मध्य प्रदेश। हालांकि पहले हम मध्य प्रदेश में ही थे, लेकिन ध्यान रखेंगे वर्तमान में कि त्रिपुरी डायनेस्टी, जो त्रिपुरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहां पे क्या हुआ, कलचुरी डायनेस्टी थी। और कलचुरी डायनेस्टी वाले कहां पे आ गए, बाणवंशियों को पराजित किया। और इस क्षेत्र में पहली बार जो है नींव रखा गया, किसका, कलचुरी वंश का पहला नींव कहां मिलेगा आपको, बाणवंशियों पर मिलेगा। फिर इसका प्रभाव धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। और आप देखोगे कि कलचुरी वंश का जो प्रभाव है छत्तीसगढ़ में, ऐसा बना लेना फिर से मैप, कलचुरी वंश का प्रभाव ध्यान रखेंगे। यहां पर नीचे आएंगे रतनपुर, ऊपर में है आपका कोरबा, ठीक है ना। पहला स्टार्ट कहां से होगा, कोरबा से होगा, क्योंकि पहला नींव कहां रखा गया है, कोरबा में रखा गया। कोरबा से नीचे कौन आ गया, रतनपुर में रत्नदेव आ जाएंगे। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, सुने हो ना रतनपुर, रतनपुर कहां पे है भाई, हाँ ध्यान रखना है। कौन सा नेशनल हाईवे के पास है, NH30 कौन बोला, क्या बोले, हो गया तुम लोग, ठीक है। ध्यान रखेंगे पहला कोरबा, कोरबा से कहां जाएगा, रतनपुर जाएगा, रतनपुर से नीचे कहां जाएंगे, जांजगीर चांपा, जाजल्य देव, कहां पे, जाजल्य देव का जांजगीर चांपा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नीचे आपको कहां मिलेगा, नीचे और रायपुर, दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे एक बार जाके आगे, कहां पे जाएगा, यहां पे लिख देना जांजगीर, फिर नीचे रायपुर। तो इस प्रकार से जो है कलचुरी डायनेस्टी आपको बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में दिखेगा। और सबसे लंबे समय तक शासन कौन करेंगे, कलचुरी करेंगे छत्तीसगढ़ में, सबसे लंबे समय तक शासन, समझा गया ना, कौन करेंगे, कलचुरी करेंगे। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अब क्यों करेंगे उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है ना, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो थी वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सही थी, आक्रामक पॉलिसी नहीं थी। अगर पॉलिसी आपके आक्रामक रहेगी, आप किसके इंटरनल मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, तो आप लंबे समय तक शासन करोगे। आप ऐसी ही इतिहास में देखोगे, अकबर, पढ़े नहीं सुने हो, अकबर वो लंबे समय तक शासन इसीलिए किया है ना, कि धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से उसने कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए, सबको समान लेकर चला बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। और वैसे ही उल्टा काम किसने किया, औरंगजेब ने किया, और औरंगजेब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो औरंगजेब को आप गाली देते हो और अकबर को आप मानते हो, यही इतिहास से आप सीखते हो कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो गलत थी। उसने धर्म, जो हिंदू धर्म है, बाकी धर्म को दबाने का प्रयास किया। तो ऐसा कोई गलती करेगा तो बर्बाद तो होगा ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो इतिहास आपको सिखाता है, तो याद रखेंगे ये आपका है कलचुरी डायनेस्टी, ठीक। नेक्स्ट है मराठा काल, कौन सा, मराठा काल। सिलेबस में आपका नेक्स्ट है आपका मराठा काल। कलचुरी के बाद क्या लिखोगे आप, मराठा काल, ठीक है। मराठे तो आप सुने होंगे, शिवाजी द बॉस, है ना, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़े होगे आप। लेकिन नागपुर के जो मराठा हैं उसमें एक राजा को आप सुनोगे, रघुजी प्रथम, क्या नाम है, रघुजी प्रथम। जब भोसले डायनेस्टी चालू होगा तो रघुजी प्रथम के जो सामंत हैं, जो सेनापति हैं, भास्कर पंत, उसको बोलते हैं कि भाई हमको साम्राज्य विस्तार करना है, ठीक है भाई चलते हैं, क्योंकि उसको लालच दिया गया था अगर तुम जीत कर आओगे तो पार्टी वार्टी मिलेगा अच्छा खासा, है ना, कोर्ट यार्ड मेरियट या मेफेयर में जाएंगे हम लोग, पार्टी वार्टी करेंगे करके, ठीक, मतलब वैसा लालच दिया गया। तो एकदम एक्साइट होकर उसने क्या किया, बंगाल पर विजय करना, बंगाल पर विजय करने गए थे ना लोग, कहाँ गए थे, बंगाल पर विजय करने गए थे। तो लेकिन बंगाल विजय के कहां पर, देखो महाराष्ट्र कहां पे है, मैप में जानते हो ना, महाराष्ट्र इधर है, बंगाल कहां पे है, इधर है, तो बीच में क्या पड़ेगा आपका, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, पड़ेगा ना छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर ही बंगाल जाएगा। तो इस यात्रा में उसको जो है कहां पे कलचुरी, रतनपुर में जो है सामना करना पड़ेगा, किसको, रतनपुर को किसका सामना करना पड़ेगा, मराठों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण यह भी है कि उसका जो भाई है ना, कौन, मोहन सिंह,
है ना, उसको साम्राज्य नहीं मिल पाया था तो उसने आमंत्रित किया था। ऐसा भी कहते हैं कि भाई तू यहाँ पे आ और इसको मार पीट के भगा और मैं शासन करूंगा। ऐसा सुनते हैं ना गांव में भी, जब आप लड़ नहीं पाते हो दूसरा को बुलाते हो, चल भाई से करके। तो ऐसा ये लोग भी किए थे, ऐसा कहना है, ठीक है ना। तो उस लड़ाई में, लड़ाई मतलब लड़ाई हुआ ही नहीं, रघु जी प्रथम, रघु यहाँ पे जो राजा थे कौन, कलचुरी के राजा कौन सा, रघुनाथ सिंह, वो पहले ही हार मान गया कि हम नहीं हो, हमसे ना हो पाएगा भाई, इतना बड़ा सेना लेके आ गए हो और हमारे पास 10-20 लोग खड़े हुए हैं। तो पहले उसने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलचुरी के बाद कौन आ जाएंगे, मराठा आ जाएंगे। अब यही प्रश्न इस बार पूछा था, किसमें, पीएससी में पूछा था। ये प्रश्न बहुत टफ था, और ये प्रश्न बहुत ही टफ था, लोगों को समझ में नहीं आया। क्या प्रश्न था कि सरगुजा क्षेत्र में, है ना, मराठों का प्रभाव कब पड़ा, सरगुजा क्षेत्र में मराठों का प्रभाव कब पड़ा, या मराठों ने सरगुजा को कब जीता। यहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। ध्यान रखना, बंगाल में पहले शामिल कौन था, सरगुजा। बंगाल में शामिल कौन था पहले, सरगुजा। उड़ीसा आप देखोगे, उड़ीसा, सरगुजा जो ऊपर का छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये पूरा किसमें था, बंगाल में था। और ये हमको कब मिला, 1905 में मिला है छत्तीसगढ़ को, जब पुनर्गठन हुआ था। तो जीता कब उसने, 1741-42 में जीता था। मराठों ने किसको जीता, सरगुजा क्षेत्र को जीता। तो प्रश्न जहां है आसान नहीं था, यहां तक पहुंच पाना, वहां तक नहीं पहुंच पाए लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। बाकी कहानी बाद में जानना, मैं बता रहा हूं बस कि कलचुरी के बाद कौन आ गए, मराठा आ गए, ठीक है। तो याद रखेंगे मराठा। नेक्स्ट 10th, ठीक है। एक मैप बना लेंगे फिर से मराठों के लिए। यहां पर मराठों का प्रभाव रतनपुर में भी रहेगा और कहां भी रहेगा, रायपुर में भी रहेगा, ठीक। मराठों के बाद अब आ जाएंगे आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज, ब्रिटिश, सीधे ब्रिटिश, ठीक। देखो मराठों का जो है राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों से युद्ध होगा, राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होगा, जिसको आप सुनोगे आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मराठे, ठीक है ना। तो पहली बार युद्ध करेंगे, दूसरी बार युद्ध करेंगे, तीसरी बार युद्ध करेंगे। तो तीसरा युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हो जाती है और मराठे क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। इसका मतलब जहां जहां मराठे थे वहां वहां कौन आ जाएंगे, अंग्रेज आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में तो मराठे थे, छत्तीसगढ़ में क्या थे, मराठे थे। तो छत्तीसगढ़ में अब मराठों की जगह कौन आ जाएगा भाई, अंग्रेज आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक। तो इस समय देखो कलचुरी के समय राजधानी क्या था, पहले रतनपुर था और दूसरा राजधानी क्या था, रायपुर। दो भाग में डिवाइड हो गया था। मराठा में भी यही था, ठीक है ना। लेकिन मराठों में सबसे इंपॉर्टेंट भी रतनपुर ही था। लेकिन अंग्रेज जब आएंगे तो क्या कर देंगे, राजधानी को चेंज करके कहां ले आएंगे, रायपुर में ले आएंगे, रायपुर में ले आएंगे उस समय, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि रतनपुर जो है उतना विकसित नहीं है जो राजधानी बनने के लायक हो। लोगों की कनेक्टिविटी रायपुर में ज्यादा है, लोगों की कनेक्टिविटी कहां पे है, रायपुर में ज्यादा है। जो व्यापारी वर्ग हैं वो कहां पे हैं, रायपुर में हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं कहां पे हैं, रायपुर में है। मतलब बिलासपुर वाले क्या हैं, सब ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यही एक प्रश्न जो है इस बार पूछा था कि कैप्टन ब्लंट ने रतनपुर का कैसा उल्लेख किया। याद है, देखिए पेपर इस बार आया था मेंस में, है ना, कि कैसा उल्लेख किया रतनपुर में। उसको पढ़ेंगे हम लोग कि रतनपुर में बोलते हैं कि राजा ही खुशहाल थे, उनका एक महल था और आसपास जो है एक गरीब जनता रहती थी जो झोपड़ी में निवास करती थी। कैप्टन ब्लंट ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो विशेष लंबा चौड़ा एक भाषण दिए थे, उसी को लिखना था इस बार, है ना। और वो रायपुर में भी गए थे। तो कहते हैं कि रायपुर में एक व्यापारी वर्ग रहता था जो क्या था, धनाढ्य थे, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। और एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के आसपास व्यापारी रहते थे। वो तालाब कौन सा है, बूढ़ा तालाब। सुनो कि बूढ़ा तालाब रायपुर में नहीं सुने हो, विवेकानंद सरोवर नहीं सुने हो ना, तो वहां पे उल्लेख करते हैं ऐसा वहां, ठीक। ध्यान रखेंगे ऐसा उल्लेख आपको मिलेगा, किसका, अंग्रेज
जितने भी यात्री आएंगे उनका। ठीक, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा अंग्रेज। ठीक, सिलेबस में क्या है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसी उनकी टैक्स पॉलिसी थी और क्या इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन जो पॉइंट है कलचुरी, मराठा और अंग्रेज, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको किसमें, प्री और मेंस में। एडीआई का पेपर देखियो आप, सेम क्वेश्चन पूछा था कलचुरी वाला, गौटिया दाऊ, देखे हो पेपर। मतलब समझ में ये आ रहा है कि पेपर बनाने वाला तो बना दिया था पेपर को, लेकिन जब ये मिक्स किए प्रश्न को तो अंतिम रूप से काट छांट इन लोग नहीं कर पाए और एक ही टाइप के 3 प्रश्न आ गए। देखिए हो क्या, कलचुरी का 3 प्रश्न आया था सेम टाइप का, मतलब उसको अगर बना ले तो ये भी बन जाएगा। तो ये ब्लंडर हुआ है, ये ब्लंडर है भाई। हम लोग को नहीं लग रहा ब्लंडर, लेकिन इसकी समीक्षा पक्का पीएससी में होगा कि भाई कैसे हुआ मिक्स कि 3 प्रश्न आ गए सेम टॉपिक से। आपको लगेगा बड़ी आसान बना दिया, ऐसा नहीं है ना, वो गलती हुआ है वहां पे, चीज को देखोगे आप। क्योंकि पेपर बनाने वाले पता नहीं रहता ना कि पेपर मैं जो बनाया वही आएगा, है ना। अलग अलग लोगों से 10-15 लोगों से पेपर मांगते हैं उन लोग, बाकी पीएससी अपने सॉफ्टवेयर में फिर मैनेज करता है कि 50 क्वेश्चन बनाओ भाई ऐसा करके। उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं रहता, वो सिर्फ जानकारी होगा परीक्षा नियंत्रक को, है ना। ध्यान रखना, जुगाड़ करना है तो किससे करोगे आप, परीक्षा नियंत्रक से करोगे, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। हालांकि ये सब नहीं करना है आपको, है ना। कल हुआ है घटना, देखे कि नहीं देखे, बताओ भला, ये सब हो रहा है। और वो लोग बता रहे हैं कि हम ही लोग नहीं है, 17 सेंटर में हुआ है ऐसा। 17 सेंटर में हमारे गिरोह वाले थे, और वो देखिए सेंटर में पकड़ाया है। तो इसका मतलब ईडीआई भी हुआ होगा। और ये कहना है कि ये गिरोह है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, ठेकेदार हैं कि हम लोग नकल करवाएंगे। समझा क्या, इसका मतलब ये हुआ कि विभाग से तो हो नहीं रहा है, अब विभाग वाले कर नहीं रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से लूप होल जो है भारतीय लोग ढूंढ ही लेते हैं। अब उसको पकड़ेंगे तो कुछ और आ जाएगा, टेक्नोलॉजी। तो इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजिया। सुने नहीं सुने हो, बताओ भला। और दोनों के दोनों लड़की लोग थे। मतलब देखो हमारा देश कितना सशक्त हो रहा है। महिला सशक्तिकरण ये बहुत अच्छा उदाहरण है इस चीज का कि महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, है ना। सब क्षेत्रों में भागीदारी अपना निभा रही हैं। अब लैंगिक भेदभाव हमको देखने को नहीं मिलता है ना। तो मैं एक कमेंट करने वाला था, नहीं मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि लैंगिक भेदभाव है ना। हम लोग बोल रहे हैं सर के साथ, कैसे लैंगिक भेदभाव है। अभी लड़के लोग होते तो मार देते उनको, बहुत सारा अति टाइप का मार देते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी सम्मान किए हैं ऐसा करके, नारी सम्मान किए हैं ऐसा करके। तो लड़के लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है भाई, है नहीं। हम लोग को बहुत मारते हैं ऐसा करके। ठीक है, चलो आगे। तो ये है आपका अंग्रेज और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट। अब जितने भी अंग्रेज दौरान में क्या होगा, नेक्स्ट लिखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट डालेंगे आप हेडिंग स्वतंत्रता आंदोलन। जैसे भारतीय स्तर पर आजादी के लिए आंदोलन होंगे, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी एक्टिविटी देखने को आपको मिलेगा। अब इस एग्जाम का पूरा तरह निरस्त कर दिया जाना चाहिए, और नहीं किया गया तो बहुत बड़ी ये दुखद घटना होगी। करना चाहिए इसको, एग्जाम को निरस्त करना चाहिए। और बस सोचो कितना लॉस होता है गवर्नमेंट का इससे। कितना बड़ा एग्जाम लिए हैं भाई, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है इस पे, करोड़ों रुपए, है ना। पिछले बार जानकारी मिला कि पेपर चेकिंग में जो है 1.2 करोड़ खर्चा हुआ था मेंस के। कितना, 1.2 करोड़। तो हल्के में नहीं है भाई, एग्जाम लेना और एग्जाम का कंडक्ट करना सरकार का बहुत बड़ा लॉस होता है इससे। सोचो इतना खर्चा होता है सर, कितना एग्जाम हुआ होगा कल पीडब्ल्यूडी का, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ होगा। देखे नहीं देखे हो, जितने टीचर आते हैं वो पैसा लेके जाते हैं, समोसा खाएंगे, चाय भी पियेंगे, तो सब किसका है, सरकार का। इतना बड़ा खर्चा होता है, और एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए तो फिर करोड़ों रुपया खर्चा होगा। और किससे प्रभाव, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, जनता पर पड़ेगा। समझा, विष्णु देसाई जी घर से नहीं दे रहे हैं, ओपी चौधरी घर का नहीं है पैसा, वो आप ही का पैसा है। तो जो नकल हुआ है तो ये सभी के लिए ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम कैंसिल हो जाएगा फिर। अब एडीआई के पेपर देखो कैसा आसान आया था। अब ऐसा अगर घटना उसमें भी अगर चला होगा
तो फिर तो कट ऑफ 299 में जाएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया ऐसा करके, देखने को मिलेगा ऐसा। तभी तो बोलते हैं इतना कट ऑफ गया कैसे भाई, ऐसे करके ऐसे ही गया। जैसे राजस्थान में देखे होगे बहुत कट ऑफ जाता है, यूपी में बिहार में भी कट ऑफ जाता है। पढ़ने वाले डाउट में आते हैं ऐसा कौन आदमी पैदा हो गया जो मेरे ज्यादा पढ़ रहा है। तो यही लोग हैं जो क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं, वो कट ऑफ को बढ़ाते हैं जाके, क्योंकि पूरा मार के आते हैं, पूरा पूरा 2 ठो छोड़ देते हैं, डाउट मत हो करके। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है भाई आपको, ठीक है ना। तो आप कर भी नहीं पाओगे, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो उतना कैसे करोगे आप, होता तो करते आप भी, कैसे करते नहीं करते। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया होता जेब में तो आप भी करते, तो नहीं है तो हम भी नहीं कर रहे हैं, तो हम गाली देंगे नहीं, ये गलत बात है कि नहीं। ऐसा ही होता है, जिसको पैसा खाने नहीं मिलता है वो लोग गाली देते हैं, ये सब भ्रष्टाचारी कर रहे हैं यार ऐसे। जितने टीचर लोग देखे हो, प्राइमरी मिडिल और लेक्चरर लोग, वो सब गाली देते हैं अधिकारी लोग को। इन लोग ना पूरा पैसा खाते हैं भाई, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिए हैं ऐसे करके, और उन लोगों को मिलता ही नहीं, कैसे करोगे। उनको अगर ला के देते तो उन लोग भी नहीं बोलते। अब उनको क्या है, फंड ही नहीं है स्कूल में, तो जो पेमेंट है वही मिलता है। तो एक काम करते हैं, हम गाली देंगे हम लोग, है ना। देखियो नहीं देखियो, उन लोग गाली देंगे, लोकल जनता भी क्या करेगी, गाली देगी, अधिकारी लोग पैसा खाते हैं करके। तो ऐसा ही होता है, जिसको नहीं मिलता वो दूसरे को गाली देता है, ऐसा ही होता है। ठीक, चलो आगे आगे। स्वतंत्रता आंदोलन, अब इसमें देखो आंदोलन चलेगा कैसे, आंदोलन चलता कैसे है, एक संगठन बनेगा पहले, है ना, जो अपनी बातों को रखेगा किसके समय, किसके समक्ष, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष अपनी बातों को रखना चालू करेगा। और ऐसा संगठन का नाम क्या था, कांग्रेस। सुनो नहीं सुनो, कांग्रेस, राहुल गांधी, बस वही है। तो कांग्रेस का गठन आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिलेगा 1885 में। ठीक है, कांग्रेस अपनी बातों को रखना चालू करेगा पहले किस माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से, कि भाई हम लेटर देंगे और अपनी बातों को रखेंगे, मीटिंग करेंगे और फिर उसको अलग अलग क्षेत्रों में एग्जीक्यूट करेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, अपने मांगों को कैसे रखेंगे। तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोग भी क्या करेंगे, कांग्रेस के अलग अलग संगठनों में जाएंगे, ठीक है ना। तो कांग्रेस के संगठनों में जाएंगे तो आपको इस इतिहास में यहां पे पढ़ना पड़ेगा कि इस कांग्रेस के इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन गए थे। अब इसमें भी देखना ये चीजें इतना याद नहीं होगा, आपको याद रखना है पहले कि जो भी नेता हैं वो कौन से जिले के हैं, ध्यान रखना है। कई बार होता है ऐसा कि हम लोग बहुत ज्यादा रट्टा मारते हैं, लेकिन कुछ चीजों को समझ के भी आप बना सकते हो। समझ आ गया ना मेरे को इतना, क्योंकि याद तो मेरे भी नहीं आता कई बार, सोचो, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट है इसमें, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो कि गलत मार के आऊंगा। क्यों, क्योंकि पीएससी ऐसा प्रश्न नहीं देता यार कि बहुत ज्यादा क्लोज हो, वो देता भी होगा तो नहीं बनेगा किसी से, लेकिन आप दिमाग से भी लगा सकते हो कि ये आदमी नहीं होगा, ये आदमी हो सकता है। कब जानोगे, जब ये चीजों को एनालाइज करोगे। बात समझ आ गया ना। तो ये एनालिटिकल पावर आपको थोड़ा सा लाना पड़ेगा रटने की जब बजाय, हर चीज आप रट नहीं पाओगे, इसलिए पुराने खिलाड़ी लोग आदमी सेलेक्ट होते जाते हैं बार बार। एनालिटिकल पावर थोड़ा सा लाना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखने इस चीज को। तो याद रखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में पहला आप लिखेंगे कांग्रेस का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस का सम्मेलन एवं कांग्रेस का सम्मेलन एवं छत्तीसगढ़ के नेताओं की भागीदारी, नेताओं की भागीदारी, ये आपका है सिलेबस का भाग, ठीक है। इसके बाद आप अलग अलग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जैसे कि 1913-14 के आसपास गांधी जी आ जाएंगे यहाँ पर। कौन आएंगे, गांधी जी आएंगे, ठीक है। और गांधी जी आएंगे तो अब आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। असहयोग आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सुने हो नहीं सुने हो, सुने हो ना। असहयोग आंदोलन बड़ा बड़ा जो मूवमेंट में असहयोग आंदोलन मिलेगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है, फिर लास्ट में भारत छोड़ आंदोलन मिलता है, फिर भारत की आजादी होती है, फिर रियासतों का विलय होता है। भारत अलग अलग भागों में डिवाइड था पहले, है ना, उस सबको मिलाकर क्या बनाया गया है, भारत बनाया गया। पहले अलग अलग रियासत थे, ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे, उन सबको जोड़ने का काम किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उनको इसलिए क्या बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं। बात समझ आ गया।
तो ये पूरा जो एक्टिविटी नेशनल लेवल पे चल रहा है वो किस में देखने को मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। क्या होगा देखने को, कैसे मिलेगा कि नेशनल लेवल पे कुछ चीजें होंगी, जैसे कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल अगर ले लो कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो एक्टिविटी चलेगा कुछ नेशनल लेवल पे। कौन सा एक्टिविटी चलेगा? दो टाइप का। एक पहला जिसमें हम असहयोग करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और दूसरा उसके ऑप्शन के रूप में कुछ क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। बात समझ में आ गया ना? असहयोग आंदोलन का मतलब ये होता है कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग। किसमें सहयोग नहीं करेंगे? जैसे कि मान लो बात बोलेंगे कि सरकारी काम में हम हाथ नहीं बटाएंगे, आपके जो स्कूल है उसमें हम नहीं जाएंगे, आपके जो कॉलेज है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, आपका जो न्यायालय है वो वहां पे न्याय के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, आपके चुनाव का हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, आपके जो विदेशी वस्त्र जो आप बना कर दे रहे हो, जीन्स टी शर्ट, वो हम नहीं पहनेंगे, है ना? तो फिर क्या करेंगे? उसका हमें ऑप्शन बना देंगे। ऑप्शन में क्या बनाएंगे? हम अपना स्कूल खोलेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय खोलेंगे, राष्ट्रीय कॉलेज खोलेंगे, विदेशी वस्त्र की जगह हम चरखा से बनाकर क्या करेंगे? स्वदेशी वस्त्र धारण करेंगे। गांधी जी से देखो ना, जगह जगह चरखा फिर स्टैब्लिश करेंगे, शिल्प कला का निर्माण करेंगे गांधी जी, ठीक है। अपना एक हम पंचायत निर्माण करेंगे, है ना? तो इस प्रकार से क्या करेंगे? पूरा एक्टिविटी नेशनल लेवल पे चलेगा। वही एक्टिविटी कहां मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, है ना? कि कैसे वकालत का त्याग करेंगे, कौन करेगा वकालत का त्याग, ये आपके पढ़ने का विषय किसमें है? छत्तीसगढ़ में। लिखना तो सब चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ में उससे संबंधित जो फैक्ट हैं कि वकालत का त्याग किया तो किसने किया, बात समझ आ गया ना? और कहां से किया? रायपुर से किसने किया, इसके बाद बिलासपुर से किसने किया, दुर्ग से किसने किया, ये तीन ही जगह मेन है। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, और नाम को एकदम एग्जैक्टली याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि ये आदमी बैरिस्टर था, ये आदमी इसी जिले का आदमी था, तो यही तो होगा भाई। ऑप्शन देके तो मार सकते हो, फिर समझा गया ना? ऐसा नहीं कि दिन भर उसको बैठ को याद कर रहे हैं, ये यहां से था, ये यहां से था, ऐसा नहीं। एक बार पूरा एक डेटा मैं लिखवा दूंगा कि रायपुर में कौन कौन आदमी था, बिलासपुर में कौन था, और दुर्ग में कौन था। इसका मतलब 95% जो एक्टिविटी उस क्षेत्र में होगा उसमें वही नेता होगा। 5% ऐसा है जिसमें वो लोग इधर उधर ट्रांसफर होते हैं, वो 5% को ज्यादा पढ़ना है। समझा? अगर पीएससी अगर खेलता है तो उस 5% में खेल सकता है कि अगर कुछ केस में जो हमारे रविशंकर शुक्ल है वो बिलासपुर में भी आए थे, तो उसको याद रखना पड़ेगा, है ना? धमतरी के सुंदरलाल शर्मा कभी रायपुर में आएंगे, तो उन एक्टिविटी को आपको पढ़ना पड़ेगा जो 5% अपवाद भी हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे, लिखेंगे यहां पर कांग्रेस के सम्मेलन के बाद नेक्स्ट लिखेंगे यहां पर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन मैं ही लिख दे रहा हूं, चलो, बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 में हुआ था। फिर नेक्स्ट याद रखना है सूरत अधिवेशन। मेन में यही है आपका सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907, ये 1905, ये 1907, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आपका होम रूल आंदोलन। ये क्या है, क्या एक्टिविटी हो, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, होम रूल आंदोलन। फिर नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट रूलेट एक्ट। रूलेट एक्ट। फिर नेक्स्ट असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मेन में लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन। फिर सीधा देखते हैं हम लोग, एक बड़ा एक्टिविटी है भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा, इसी में है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, छत्तीसगढ़ में भी होगा। आपने सुना होगा नमक कानून तोड़ा गया करके, गांधी दांडी यात्रा किए थे, इसी समय किए थे ना। तो लेकिन सबसे बड़ा एक्टिविटी होता है यहाँ पे जंगल सत्याग्रह। इस बार पेपर में आया था 15 नंबर में, पढ़े हो क्या?
छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पेपर देखोगे 15 नंबर में आया था ये, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन था उसमें, नहीं देखे क्या पेपर, नहीं देखे क्या था ऑप्शन में, कुछ अजीब टाइप का था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, किसी किसी डायनेस्टी के बारे में था मेरे ख्याल से, नल वंश के बारे में था वो, नल वंश के बारे में था शायद तक, है ना, नल वंश ही था। तो ध्यान रखो, देखो अब मजे की बात क्या है कि 15 नंबर में अगर प्रश्न कोई आता है, 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, अब इसमें जानते हुए भी आप गलती करोगे, जानते हुए आप गलती करोगे, क्या गलती करोगे, एक प्रश्न है जिसमें जंगल सत्याग्रह है और एक प्रश्न है जो किसी डायनेस्टी को बता रहा है, किसी डायनेस्टी को बता रहा है, तो आपके पास सबसे ज्यादा फैक्ट किस पे है, जंगल सत्याग्रह में। 12 से 14 आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेगा, उसके नेता हैं, उसकी एक्टिविटी है। डायनेस्टी के बारे में आप कितना ही लिख पाओगे, राजा बताओगे, क्षेत्र बताओगे, आपका पेज भर जाएगा उतने में, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट किस पे बनेगा, जंगल सत्याग्रह में। इसका मतलब जंगल सत्याग्रह में नंबर काटने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। हो सकता है कि डायनेस्टी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े होगे और उसका जो मॉडल आंसर का बुक है वो बहुत बड़ा है, उसका जो मॉडल आंसर का बुक है वो बहुत बड़ा है, आप तो कोचिंग वाला पढ़ लिए थे छोटा मोटा उठा के, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि उस समय तुरंत डिसीजन लेना है 2 सेकंड में ही या 3 सेकंड में कि हमको इन दोनों में से कौन सा बनाना है, और ये डिसीजन अगर खराब लिए तो आपका यहीं पे ही 5 नंबर माइनस हो गया, इसमें नंबर कटने का चांस ही नहीं है, सेकंड में है ना चांस। एक और प्रश्न आया था सेम ज्योग्राफी में ही, ज्योग्राफी पर देखे सीएमडीसी पूछा था, याद है, सीएमडीसी का ऑप्शन में एक और था गुफा, गुफा में कितना ही लिखोगे यार, है ना, मैप बनाओगे गुफा के बारे में तो गुफा में ज्यादा नहीं है। दूसरा चीज ये बस्तर का पूछा था, दूसरा चीज ये आप जो गुफा पढ़े हो क्या वो गारंटी है कि उसके मॉडल आंसर में पूरा पूरा वही था, ये सोचना है आपको वहां बैठ के, तुरंत सोचना है 5 सेकंड में कि मुझे कौन सा यहां पे चूज करना है। लेकिन सीएमडीसी का शब्दशः आंसर किसमें लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे में, तो मॉडल आंसर कहां से बने होगा, इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स क्या है, इकोनॉमिक सर्वे है। तो आपको सीएमडीसी अटेम्प्ट करना था, सीएमडीसी का 10 प्रोजेक्ट चल रहा है और ये प्रश्न हम लोग प्रेडिक्ट किए थे एग्जाम के पहले कि सीएमडीसी आएगा सर ऐसा करके, और जाते ही देखे सीएमडीसी आ गया, सबसे पहले इसी को बनाओ, इतना उत्साहित है करके, उसमें गांव का नाम भी लिखा हूं मैं कि सीएमडीसी का प्रोजेक्ट ये गांव में चल रहा है और इतना परसेंट है ये भी लिख दिया हूं मैं, क्योंकि तुरंत पढ़ गया 10 मिनट पहले रिवाइज करके वही चाह गया भाई। क्योंकि पिछले बार जो है उसका एक ये पूछा था, क्रेडा के बारे में पूछा था, तो हम लोग बोले नहीं इस बार क्रेडा पूछा तो इस बार सीएमडीसी पूछेगा, देखना ऐसा करके। तो उसका पेपर बनाने वाला एक ही आदमी है और वो क्या कर रहा है, ये सबको कर रहा है। तो ये कंपैरिजन होगा कब, जब आप 2 पेपर देखोगे इस चीज को, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखेंगे इस पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसके पहले एक और कुछ और होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह बड़ा बड़ा में, व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी में लिख लो ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसी दौरान आपको मिलेगा अलग अलग मजदूर आंदोलन, पहले मजदूर आंदोलन लिखेंगे यहां पर, किसान आंदोलन लिखेंगे यहां पर, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये भी आपको इसी बैच में मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समकालीन यहां पर है ना कुछ क्रांतिकारी गतिविधि भी होगा, क्रांतिकारी गतिविधि आपको देखने को मिलेगा यहां पे, ठीक है ना। परसराम सोनी के बारे में पढ़ोगे आप, क्रांतिकारी गतिविधि इस बार पूछा था परसराम सोनी, ठीक है, पेपर देखे होगे तो। परसराम सोनी, रायपुर का डायनामाइट कांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रायपुर का डायनामाइट कांड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, ठीक है ना, ये आंदोलन के साथ साथ चलते रहते हैं, एक पहले चलेगा एक बाद में चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये इसलिए लिखवाया हूं कि आपको दिमाग में रहना चाहिए कि रायपुर का षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घड़ी में, रायपुर का षड्यंत्र परसराम सोनी बहुत इंपॉर्टेंट है,
कई बार पूछा गया है। और दूसरा है रायपुर का डायनामाइट, परशुराम सोनी के बारे में। ठीक है, कैसे? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवादी बोल दिया, क्रांतिकारी गतिविधि चल रही थी। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी गतिविधि चल रही थी। अंग्रेज कहते थे आतंकवादी हैं भाई इन लोग ऐसे करके ना, हम लोग क्या कहेंगे? क्रांतिकारी हैं करके। ठीक है, तो उन क्रांतिकारियों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा कि चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जो कर रहे हैं वो हम भी करते हैं, तो इन लोग भी क्या करेंगे? बम बनाना स्टार्ट करेंगे, बंदूक से सबको क्या करेंगे? प्रशिक्षण देना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखे होंगे रायपुर का अभी नया बस स्टैंड जो बना है उसके पीछे एक ग्राउंड है भाटापारा का, देखे हो क्या? रावण भाटा ग्राउंड जिसको बोलते हैं, वहां पर इन लोग ये सब एक्टिविटी करते थे कि बम बनाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, बंदूक चलाना सीखेंगे। तो उसमें उसका एक दोस्त है, उसको धोखा दे देता है ना, कभी कभी गुपचुप गुपचुप नहीं खिलाया होगा तो बता दिया होगा जाके कि चल भाई यहाँ पे लोग सब कर रहे हैं करके, तो उसको पैसा मिल गया, उसके बाद खा लिया वो। ठीक, मजाक कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में लिखेंगे आपका भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता एवं छत्तीसगढ़ पर प्रभाव। छत्तीसगढ़ पर प्रभाव, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका झंडा ध्वजारोहण। झंडा सत्याग्रह पहले भी चलेगा 1923 में ना, ध्यान रखेंगे। यहां पर झंडा ध्वजारोहण इसलिए लिखा हूं कि जब भारत आजाद होगा तो अलग अलग नेता जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण करेंगे, और उसको बार बार पूछा जाता है प्री में कि कौन सा नेता कहां पे ध्वजारोहण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है फिलहाल छत्तीसगढ़ के लिए, बाकी तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ही आप। आगे यहां पर ध्यान रखना है भारत का संविलियन, भारत का संविलय, लास्ट आपको पढ़ना है भारत का संविलय, है ना। जिस प्रकार से भारत में क्या हुआ, रियासतों का विलय किया गया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में उस समय 14 रियासतें थी। 14 रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ यहां पर, और उन रियासतों का डिटेल आप यहां पे पढ़ोगे। रियासतों, 14 रियासतों का, 14 रियासतों एवं अन्य जमींदारी क्षेत्रों का उल्लेख यहां पे आप करोगे, ध्यान रखेंगे। अब जो है पीएससी, ध्यान रखेंगे पीएससी का प्रश्न को आप समझोगे। अब पीएससी ऊपर के प्रश्नों से बोर हो चुका है, वही है, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं। अब पीएससी जा रहा है रियासतों की तरफ। मैं पिछले बार भी बोला था, है ना, क्लास में कि रियासतों को बहुत डिटेल में पढ़ना, और इस बार 8 नंबर में पूछा सारंगढ़ रियासत को, इसको हैंडल नहीं कर पाए लोग, सारंगढ़ रियासत को। और एक और प्रश्न पूछा था पृथ्वीदेव द्वितीय का विजय अभियान, कहां से विजय अभियान, 8 नंबर में पूछा था इसको। यहां पर हम लोग एक ही 2 विजय अभियान पढ़ते हैं ना, तो ये 2 प्रश्न थे भाई, ये दोनों ही प्रश्न खतरनाक थे। तो छत्तीसगढ़ आसान नहीं था, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और लास्ट में आप रखेंगे संविधान सभा या संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन मतलब जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो छत्तीसगढ़ की क्या उसमें भागीदारी थी, यहां से कौन कौन से लोग संविधान निर्मात्री सभा में गए थे, ये आपको जानना है। और लास्ट आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, जो आप 1 नवंबर 2000 को देखते हो कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का अस्तित्व हुआ, है ना। तो ये क्या है, पूरा एक नया टॉपिक है जो आप भारतीय इतिहास में नहीं पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास ही है ये। तो एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ, मतलब इतिहास में कहां से स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ राज्य की मांग, और फाइनली जो है 1 नवंबर 2000 को हमको छत्तीसगढ़ मिला। तो वो पूरा मोमेंट फिर से अलग चलेगा, वो कि कौन से नेता पहली बार मांग करेंगे, उसकी जो रेखा चित्र छत्तीसगढ़ की उसकी कौन खींचते हैं उसको, ठीक है ना। मांग पहली बार कौन करेगा, विधानसभा मांग कौन करेगा, लोकसभा में कौन लेके आएंगे, राज्यसभा में कौन होगा, साइन कौन करेगा, ये सारे एक्टिविटी फैक्ट पढ़ना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास छत्तीसगढ़ का फैक्ट ही है,
समझ आ गया ना। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत इतिहास जो है वो अथाह है, भारतीय इतिहास जो है अथाह है, और छत्तीसगढ़ उसका छोटा सा भाग है। समझ आ गया ना। भारतीय इतिहास जो है आपके मरने तक समाप्त नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा ही, फिर कुछ नया आ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा है भाई भारतीय इतिहास। बात समझ में आ गया ना। तो पढ़ना है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है ना। समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ के प्रश्न आपसे गलत ना हो, आपको निकालना कैसे है एग्जाम ये पता होने चाहिए। पढ़ना जरूर है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एग्जाम निकालना कैसे है। मैं यही बात कई बार बोलता हूं कि एग्जाम निकालना नॉलेज ऊपर नहीं होता है, समझा गया ना। नॉलेज से एग्जाम नहीं निकलता है। पढ़ाने वाला टीचर भी बहुत आपसे ज्यादा नॉलेज रखेगा, मार्केट में उतरोगे तो बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे, आपसे ज्यादा छत्तीसगढ़ी कई बार गांव वाले भी जानते होंगे, आपसे ज्यादा नॉलेज और किसी को और होगा। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। उसको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। वो सिस्टम क्या है भाई, क्या सिस्टम है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एग्जाम में क्या आने वाला है, आपको प्री का टेस्ट देना है और मेंस का टेस्ट देना है, यही सिस्टम है। बोलते ना गांधी, क्या बोलते राहुल गांधी जी, एक इधर से मैं क्या डालूंगा, आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। तो बीच में जो मशीन है ना, जो मशीन है वो क्या है, सीजीपीएससी का क्या है, वो प्रक्रिया है, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री आपको सिखाएगा कि एनालिटिकल पावर आपके पास है कि नहीं है, आप कितने एनालिटिकल हो, कितने फैक्चुअल हो, ये दिखाएगा। इसके बाद मेंस दिखाएगा कि उसमें कितनी गहराई है आपकी नॉलेज में। समझा गया ना। मेंस क्या दिखाता है, आपका नॉलेज की गहराई को चेक करेगा, और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो ये सभी क्वालिटी आपके पास होगा तब आप पहुंचोगे इंटरव्यू में। बात समझ आ गया ना। और आगे का खेल तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो ये सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इस सिस्टम में कई बार लोग सेट नहीं हो पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। कई बार सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है ना, सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, वही पैसा लेने चालू करता है कई बार, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। ध्यान रखना इस चीज को। तो ध्यान रखना है, पूरी ईमानदारी से आपको जो बोला जा रहा है वो करना है, अपना दिमाग अभी नहीं लगाना। जब जिस दिन पढ़ लोगे, प्री दे दोगे, मेंस दे दोगे, है ना, इंटरव्यू दे दोगे, तब आप लगाना दिमाग। अभी आपको जो बोला जा रहा है शब्द सा करो, इधर उधर मार्केट में क्या चल रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। एग्जाम निकालना ये इंपॉर्टेंट है ना। पिछले बार भी यहाँ पे बैठे हुए लोग, मैं तो पिछले बार के लोग जान नहीं रहा था कि लोग प्री निकाले हैं करके। वहां जाके जब पाँव पड़ रहे थे, अरे भाई मेरा पाँव मत पड़ो यार ऐसे करके। वो एक अजय देवगन का वो नहीं आता है, मीम आता है, कौन सा मूवी का है, उसमें एंट्री करते रहता है, इधर लोग पाँव छूते रहते हैं, गंगा जल क्या है वो, नहीं कुछ और है, देखे हो क्या वाला मीम। तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था, तो ये सब मत करो यार, एग्जाम देने आए हो तुम लोग ऐसे करके। मतलब जिस रूम में मैं बैठा हूँ एग्जाम देने, 5 लोग वहां बीआईए वाले थे, ठीक है, ये नवीन अम्मी सब वहीं बैठे थे ना, जामिनी अक्षय इधर बैठे थे। तो ऐसा होता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो बोला जा रहा है उतना ही आपको करना है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। बाहरी इधर उधर जो चीजें चल रहा है उस पर ध्यान मत दो, पढ़ाई ही करना है आपको, इस बात को समझो, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले, हेडिंग डालेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7-8 टाइप ही हैं, 7-8 टाइप ही हैं प्रश्नों का प्री में। वैसे ही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे प्री में, मेंस का भी वही पैटर्न है। तो ध्यान देंगे जब आप पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट को, खास करके छत्तीसगढ़ इतिहास को, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखें कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है। नंबर 1,
स्थान आधारित प्रश्न, स्थान आधारित प्रश्न, ये डायरेक्ट फैक्ट रहेंगे, सीधे फैक्ट रहेंगे इसमें। स्थान आधारित प्रश्न जैसे कि सिंपल सा पूछ दिया जाएगा, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? सिंपल है, समझ में आ गया ना। उस समय वो राजधानी, कल्चुरी डायनेस्टी में राजधानी क्या थी? क्लियर है। तो ऐसे सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। दूसरा ध्यान रखना है, व्यक्ति प्रधान प्रश्न, किसी व्यक्ति के संबंध में पूछ दिया जाएगा, डायरेक्ट नाम है ना, डायरेक्ट नाम पूछ दिया जाएगा कि इस एक्टिविटी में कौन सा व्यक्ति इन्वॉल्व था, उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। नंबर 3, किसी घटना विशेष के स्वरूप पर चर्चा, ध्यान रखें, किसी घटना विशेष, जैसे कि मान लो के बाद एक घटना हुआ, दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, प्राचीन इतिहास की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, दो राजाओं के बारे में युद्ध हुआ, वो राजा थे सोमेश्वर देव और जाजल्य देव। सुन लो बस, दो राजा थे, सोमेश्वर देव और जाजल्य देव। एक घटना हुआ, वही बोला ना, एक घटना है। कौन सी घटना है? युद्ध की घटना है। उस युद्ध की घटना के आपके पुरुष स्वरूप को जानना होगा कि क्या क्या हुआ उस युद्ध में। वो आपके मेंस का है ना, चीजें हैं कि पूरा स्वरूप को लिखने के लिए प्री में क्या होगा, उस स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उस घटना में किसने किसको हराया। ऐसा नहीं कि सोमेश्वर देव ने किसको हराया, जाजल्य देव को हराया, तो ये उल्टा कर देगा, खेल को उल्टा कर देगा। उसमें कुछ भी एक्टिविटी होगा उसको उल्टा कर देगा वो। तो स्वरूप को लेकर एकदम क्लियर होना है, किसने किसको हराया और उसमें और क्या क्या एक्टिविटी हुई है। तो इस प्रश्न में या तो फैक्ट भी पूछ लेगा या फिर आपसे 4 कूट बनवा लेगा, 4 अलग अलग कूट बनवा लेगा आपसे, है ना, कि ये युद्ध यहां पे हुआ, इस युद्ध का तिथि ये था, इस युद्ध में इसने इसको हराया और इस युद्ध के बाद इसने राजधानी को तहस नहस कर दिया। ऐसी 4 अलग अलग घटनाएं आपको बोल देगा पीएससी। इस 4 घटना में आपसे बोला जाएगा इस घटना में कौन सा घटना जो है सुमेलित नहीं है या गलत कथन है। तो आपको उस घटना का पूरा क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इसको प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इतिहास में, ध्यान रखना है इस चीज को, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो। नेक्स्ट, जोड़ी मिलाओ। जोड़ी मिलाओ, जोड़ी मिलाओ के अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इधर बोल दिया जाएगा किसी वंश के बारे में, या बोल दिया जाएगा इस वंश की राजधानी क्या है बताओ, या इस वंश के संस्थापक क्या है, ठीक है, या फिर इस वंश से संबंधित घटनाओं के बारे में बोल दिया जाएगा, या इस वंश संबंधित कुछ सन दे दिया जाएगा, या व्यक्ति के कुछ उससे संबंधित कुछ ऐसे, मतलब मैच द फॉलोइंग आपसे दे दिया जाएगा एग्जाम में, है ना। जैसे कि 1 2 3 4, अब इधर ABCD, अब इधर आपको बोल दिया जाएगा निम्न में से कौन सा जो जोड़ी है वो सही है। अभी भी आया था, एडीआई के प्रश्न देखे होंगे उसमें। तो ऐसे प्रश्न आपसे इतिहास में एक प्रश्न रहता ही है, ध्यान रखना है। अब नहीं आया तो ऐसा मत बोलना कि आप बोले थे नहीं आएगा करके, आ सकता है, ऐसा पैटर्न देखा गया है ना। मैं ये नहीं बोलता कि आएगा ही, संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, ठीक है, एनालिटिकल प्रश्न थोड़ा सा। इसका एक प्रश्न का स्वरूप देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है। एनालिटिकल में वही है, कथन वाला आएगा ना। मतलब क्या है कि एक आपने सुना होगा, एक देगा कथन, देखो क्या वाला प्रश्न, कथन, और उसके क्या रहेगा नीचे निष्कर्ष वाला। ये प्रश्न रहते हैं आपसे, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कि कोई जरूरी नहीं है कि ये घटना इससे संबंधित हो, ठीक। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नेक्स्ट क्रमबद्धता वाला, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब इसके बाद ये घटना हुआ, देखो कि आपको बहुत सारा ईयर दे दिया जाएगा, या फिर ईयर तो नहीं देगा,
घटना दे दिया जाएगा कि विद्रोह के बारे में, जैसे कि हल्बा विद्रोह, इधर बोल देगा मुरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या कुछ भी विद्रोह। अब इसको बोला जाएगा कि इसको सही क्रम में जोड़िए, जमाइए। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इसका ईयर याद होना चाहिए कि हल्बा विद्रोह कब हुआ था, ये विद्रोह कब हुआ था, ये विद्रोह कब हुआ था, ये कब हुआ था। तब इसको आप सेट कर पाओगे किसमें, ए बी सी डी में। तो ऐसे प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ इतिहास में मिलेगा देखने को कि क्रमबद्धता वाला। इसलिए छत्तीसगढ़ इतिहास में आपको क्या याद करना पड़ता है, ईयर याद करना पड़ जाता है, और यही फिर खेल हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये बहुत बड़ा टास्क है भाई, ध्यान रखेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। अब क्या बोलते हैं, उखली में सर दिए हो तो अब मुसल से क्या डरना वाला, पढ़े नहीं पढ़े हो। जब सोच ही लिए हो कि पीएससी देना ही है तो फिर डरना ही क्या है, और नहीं देना है तो फिर क्या है, कुछ धंधा है क्या, और नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं है। गांजा बेचने वाले भी कुछ पकड़ाए हैं अभी, तो भी नहीं कर सकते अब तो, 1.5 करोड़, पता ही नहीं पड़ रहा है। आरक्षक लोग ही पकड़ा है भाई, आरक्षक लोग का मांग था कि पेमेंट हमको 25,000 मिलता है, इतने में हमारा रोजी रोटी नहीं चल रहा है। हमारी बीवी बोल रही है कि कार वार लो, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि डीपीएस में पढ़ना है, तो कैसे करें। तो हम लोग जो है अपना एक स्टार्टअप चालू किए हैं, उसमें हम सामान्य जनता तक कम से कम सुविधाओं को माध्यम से गांजा बेचने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और इलीगल तरीके से हम शराब पहुंचाएंगे गांव गांव में। सरकार की जो योजना है उसको तीव्र गति से हम गांव तक पहुंचाएंगे, ठीक है, जिससे युवा पीढ़ी जुड़े सरकार से। लेकिन सरकार बोली ये काम मैं करूंगा, तुम लोग नहीं कर पाओगे, है ना, सरकारी तरीके से करेंगे हम। तो ये काम कौन करेगा, आबकारी आरक्षक करेंगे। तो हम पीएससी में 90 पोस्ट दे दिए हैं उसका, ठीक है, वो लोग करेंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे भाई, है ना, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग ये नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि भाई चलो आप अंदर हो जाओ। तो बाद में पता चला कि वो लोग कितना किए थे, 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बेचे थे। कितने का, 1.5 करोड़ रुपए का। और विनोद सर बता रहे थे कि उन लोग वो भी ले लिए हैं, क्या बोलते हैं यार, बड़ा वाला कार क्या होता है यार, सफारी का भी बड़ा कार, फॉर्चूनर, ये सब ले लिए हैं। और उसके पास वो था एक बाइक, क्या बाइक है, बड़ा वाला बाइक, अरे बच्चा स्पोर्ट्स बाइक है वो, हाँ, कावासाकी से बड़ा था वो ऐसा बाइक में घूम रहे थे, बताओ भला। और एसपी लोग किस में घूम रहे हैं, सरकारी गाड़ी में। आल्टो भी नहीं ले पा रहे हैं एसपी लोग, है ना। तो जलन तो होगा ही कि मेरा आरक्षक फॉर्चूनर में आ रहा है और मैं इसमें घूम रहा हूं, तो कैसे करोगे, विभागीय जांच बिठाई जाए। तो ध्यान रखना है, ये सब नहीं करना है। फॉर्चूनर ले भी लिए तो गांव में रखना है, बिलासपुर में नहीं घूमना है आपको। बात समझ में आ गया ना, ध्यान रखना है चीज को। ये नहीं बताना है कि हम फॉर्चूनर है, पूरे गांव गांव नहीं चिल्लाना है फॉर्चूनर लिया हूं मैं, ऐसे करके बताना है कि मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी पत्नी से दहेज में मिला है। भले नाम खराब हो लेकिन ऐसा बोलना है कि हमार ब्याह हुई से ते में हमार बाई है दे है सगी के, ठीक है। अपनी पत्नी की बता देना कि ऐसा हुआ है करके, ठीक है, तरीका होता है, समझते नहीं लोग, ठीक। आगे नेक्स्ट क्रमबद्धता के हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का स्वरूप। मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्नों का स्वरूप। नंबर 1, व्याख्या या विश्लेषण करें, व्याख्या या विश्लेषण करें, व्याख्या या विश्लेषण करें। व्याख्या या विश्लेषण करें या विश्लेषण पर आधारित प्रश्न। सिंपल है, आपसे पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय तुल्य वंश है उसकी व्याख्या करें, सिंपल है। तो उस व्याख्या में आप सारी चीजों को बता दोगे कि राष्ट्रीय तुल्य वंश की जानकारी हमको कहां से मिलती है, राजा कौन है और उनका क्या क्या एक्टिविटी हुआ है। इस ऐसे प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे, बस बता रहा हूं मैं कि ऐसे प्रश्नों का स्वरूप मेंस में रहता है, सिंपल सा रहेगा, व्याख्या करें या विश्लेषण करें। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न
ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तुलनात्मक प्रश्न रहेगा। जैसे कि एक साइड आपको पढ़े होगे कलचुरी के बारे में, एक साइड आप पढ़ोगे मराठा के बारे में, एक साइड आप पढ़ोगे अंग्रेज के बारे में, है ना। भारतीय इतिहास में पढ़े होगे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी आप पढ़ोगे कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है ना। प्रशासनिक व्यवस्था समझते हो ना, कि कौन कौन से अधिकारी थे, टैक्स सिस्टम कैसा था, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, सिंपल शब्दों में समझ जाओ। दूसरा चीज ये सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, परिवार कैसा था, माताओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जातिवाद था कि नहीं था समाज में, है ना, वर्ण व्यवस्था कैसी थी। सांस्कृतिक में पढ़ोगे नृत्य, गीत, धर्म, पॉलिसी, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो ये पॉलिसी किसके लिए पढ़ोगे, कलचुरी के लिए पढ़ोगे। वैसे किसके लिए पढ़ोगे, मराठा के लिए। वैसे किसमें पढ़ोगे, अंग्रेजों के लिए। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करो, और एक तुलनात्मक नीचे में बताओ कि निष्कर्ष बताओ कि कौन सी पॉलिसी अच्छी थी। ये एडवांस हो जाता है प्रश्न, और यही प्रश्न इस बार मैक्सिमम प्रश्न जैसा ही पूछा गया इस बार, कि लास्ट में आपसे पूछा गया कि आप आलोचनात्मक विवेचना कीजिए या निष्कर्ष दीजिए। ये थोड़ा सा क्या है, वहां पर बैठ के सोचने वाला काम है, और इसके लिए बच्चे तैयार नहीं थे। मंडल सिद्धांत पूछा गया था इस बार। मंडल सिद्धांत मतलब कौटिल्य, सुने हो क्या, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। लेकिन प्रश्न पूछा कि मंडल सिद्धांत का वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा करें। तो ये हो गया करंट अफेयर से जोड़कर, करंट अफेयर से जोड़ दिया उसको। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता भाई, न्यूज़पेपर। आप समझ में आया ना, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ने बोल रहा हूं मैं, बात समझ में आ गया ना। तो बहुत सारे प्रश्नों में यही किया गया कि उसने क्या किया, विद्यार्थियों के एनालिटिकल पावर को चेक किया, करंट अफेयर को चेक किया, कितना ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, वर्तमान कितना घटनाएं हो रही है, सबको बारे में इसने क्या किया, उसको किया, है ना। वो किससे जोड़ के रखा था, वो जो वॉर जितने हो रहे हैं वर्तमान में, वॉर, चाहे वो इकोनॉमिकल वॉर हो, टैरिफ वॉर हो, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्रों को लेकर जितने वॉर हो रहा है, उससे जोड़ दिया मंडल सिद्धांत को। बात समझ आ गया ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट तीसरा, यहां पे लिख लेंगे ना तुलनात्मक प्रश्न में, कि किसी भी डायनेस्टी से संबंधित जितने भी एक्टिविटी हो रही है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उसमें कंपेयर करने पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे विद्रोह या स्थानीय आंदोलन का स्वरूप। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही। अलग अलग जितने विद्रोह हैं, मुरिया विद्रोह है, जनजाति विद्रोह है, किसान आंदोलन, जितने भी विद्रोह हैं, उसको अलग से पूछता छत्तीसगढ़ में, डेफिनेटली पूछेगा प्रश्न यहां से। इंडिया में गारंटी नहीं है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट है विद्रोह, इससे प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। नंबर 4 लिखे नहीं लिखे, यहां पर लिख लेना, जनजाति विद्रोह, जंगल सत्याग्रह, किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे 5वां, स्थान विशेष की विशेषता से संबंधित प्रश्न। स्थान विशेष की विशेषता संबंधित प्रश्न, और यह प्रश्न एनालिटिकल भी हो सकता है। जैसे कि सबसे मेन जो स्थान है प्राचीन इतिहास में, आप देखोगे सबसे प्रमुख जो स्थान क्या रहा, अभी सिरपुर रहा। सिरपुर जो है आपका एसे का भी टॉपिक बन जाता है, इतना बड़ा वो इसका इतिहास रहा है, और वर्तमान में भी उसका अभी भी चल रहा है एक्टिविटी वहां पर। सिरपुर छोटा मोटा स्थान नहीं है। सिरपुर को आज नहीं तो कल एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सिरपुर को छत्तीसगढ़ की नालंदा कह सकते हो, छत्तीसगढ़ की नालंदा भी कह सकते हो। क्यों, शिक्षा का केंद्र भी था, बौद्धों का केंद्र भी था, इतिहास का मैक्सिमम घटना यहां हुआ है, गौतम बुद्ध भी यहां पे आए हैं, वेनसांग भी यहां पे आए हैं, और यही घटना कहां हुआ है, नालंदा में भी हुआ है ना। तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इन फ्यूचर,
अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंचा है कि, लेकिन आज नहीं तो कल ये पहुंच ही जाएगा। इतना एनालिटिकल आपको होना पड़ेगा पूरे प्रश्न को पढ़ने के, पूरे इतिहास को पढ़ने के बाद। और ये प्रश्न जब आते हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाएगा वहां पर, है ना। 2-5 सेकंड में आपको तुरंत डिसाइड करना है इसमें क्या क्या पॉइंट आएगा, फटाफट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, घड़ी देखकर लिखना चालू करो, समझा गया ना। टाइमर लगाओ घड़ी में, और जब 15 नंबर क्वेश्चन लिखो तो उसको टाइम 15 मिनट के अंदर लिख लो, ऐसा नहीं आधा घंटा तक लिख रहे हो। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसलिए सब एग्जाम में सामने घड़ी रखते हैं। और ये प्रक्रिया फॉलो नहीं करोगे तो फिर 3 घंटे नहीं 4 घंटे में नहीं लिखाएगा प्रश्न। ध्यान रखना चीज, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर स्थान विशेष संबंधित, लिखेंगे मुख्यतः सिरपुर, रतनपुर, मल्हार, रायपुर, कोरबा, तालागांव, बस्तर इत्यादि से संबंधित, बस्तर इत्यादि से संबंधित धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा। बात समझ में आ गया ना। इतने सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं किसी स्थान विशेष के बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं, सिरपुर का ही एग्जांपल दे दूं, ठीक है ना। सिरपुर के एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, धार्मिक के बारे में, धर्म से संबंधित, ठीक है ना। तो धर्म से संबंधित आपको दिमाग में पहले तो ये लाना है कि धर्म है क्या, धर्म पहले है क्या, है ना। अब इस धर्म में अलग अलग धर्म भी हैं, हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी हैं। बात समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं, सिख भी हैं। भारत में इतने सारे धर्म हैं, इसमें बौद्ध भी हैं और इसमें जैन भी हैं, समझ में आ गया ना। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में कुछ संप्रदाय भी हैं, सतनाम संप्रदाय और कबीर संप्रदाय, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो आपको वहां पर डिसाइड करना है कि ये कौन कौन से धर्म और कौन कौन से संप्रदाय का एक्टिविटी यहां पर हुआ है। तो आप इतिहास को आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक मंदिर था पांडु वंश के संबंध में, रामायण काल में भी यहाँ पे एक्टिविटी हुआ है, महाभारत काल में भी एक्टिविटी हुआ है। यहाँ पर क्या मिला आपको, क्या मिला, लक्ष्मण मंदिर मिला है जो किससे संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। बात समझ आ गया ना। एक मंदिर है गंधेश्वर महादेव मंदिर, किस संबंधित है, वो शैव धर्म से संबंधित है। इतना सारा फैक्ट आपके वहां पे आ जाएगा। ये कब आप प्रैक्टिस कर पाओगे, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, या अचानक से वहां नहीं लिख पाओगे चीजों को। इसके बाद बौद्ध धर्म का भी उल्लेख मिल रहा है, जैन का भी मिल रहा है। बात समझ आ गया ना। तो ये सारे फैक्ट आपको पहले से पता होने चाहिए। हो सकते हैं कुछ आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे सोचने का जो प्रक्रिया है वो यही रहेगा कि आप कैसे सोचोगे। ऐसा नहीं धर्म के बारे में आया तो लक्ष्मण मंदिर बस लिख के आ गए, नहीं मिलेगा नंबर ना। आपके सामने वाला, आपके आगे वाला जो है आपसे बहुत अच्छा आंसर लिख देगा। और प्रीएससी का जो चेकर है उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है कि अगर उसको लगता है कि पिछले बार ज्यादा नंबर दे दिया हूं मैं, तो फिर वापस जाता है उसका नंबर कम करता है ना। ऐसा होता है, ये होगा ही। और आपका पेपर 3 बार चेक होगा, तो आपका नंबर बढ़ भी गया हो किसी कारणवश तो वो कम हो जाएगा, है ना। प्रक्रिया ऐसा ही होता है कि जैसे कि 3000 प्रश्न है पेपर, है ना। अभी 3000 लोग दिए मेंस, ठीक है। अब उसमें भी लास्ट तक 800 लोग नहीं गए, 2200 लोग दिए हैं ईमानदारी से, 800 लोग नहीं गए। सोच रहे हो ना, मतलब प्री में बर्बाद हो गए उन लोग। मतलब जो कैंडिडेट प्री के मेंस के लिए तैयार था उसका सीट तो बर्बाद हो गया, है ना। मैक्सिमम लोग गए नहीं, 800 लोग। तो इसमें क्या होगा, 2200 लोग का पेपर मान लो, बाद 4 लोग चेक करते हैं, 4 अलग डिवाइड कर देंगे, 500 डिवाइड कर दिए। तो जो पहला 500 चेक किया है कॉपी, उसका कॉपी को फिर दूसरा आदमी चेक करेगा और उसका कॉपी की आदमी चेक करता है, जिससे हो सकता है कि कभी कभी नंबर ज्यादा मिल गया होगा तो बैलेंस हो जाता है, इसलिए किसी को ज्यादा नंबर नहीं मिल पाता है। ध्यान रखना इस चीज को, तो ये बैलेंस हो जाता है, ये होता है चेकिंग ऐसा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे स्थान विशेष संबंधित प्रश्न ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे आप व्यक्ति के व्यक्तित्व व उसके ऐतिहासिक भागीदारी से संबंधित प्रश्न, ऐतिहासिक भागीदारी से संबंधित प्रश्न।
किसी भी एक व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि उसने छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या क्या एक्टिविटी किया, उसकी क्या भागीदारी रही ऐतिहासिक स्तर पर। कोई भी किसी व्यक्ति को पूछ सकता है। इस बार किसी को पूछा? पद्मश्री अरुण शर्मा को पूछ लिया, इतिहास में है, उसने पुरातत्व के बारे में बहुत अच्छा खासा काम किया है और वो क्वेश्चन करेंट का था, क्योंकि अरुण कुमार शर्मा का पिछले साल क्या हुआ था, डेथ हुआ था, और राम मंदिर के जो खुदाई हुआ वो खुदाई करवाने